القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. आप लोग जरा अंदर हो जाओ, दूसरे आगे तो बैठ जाएंगे, जरा से अंदर हो गए, बैठ जाओ जरा जी। आज के इस सेमिनार में सब अंदर हो जाइए जरा आप लोग। आए हुए तमाम ही मोअज़्ज़ज़ सरपरस्त वालिदैन तलबा और तालिबात का खैर मकदम है। चूँकि प्रोग्राम की शुरुआत आधा घंटा लेट है और आपके आमद के मुंतज़िर थे हम लोग, जब आपकी आमद हुई उसी के बाद प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो क्लासेस है AHC सामने बोर्ड आप लोग देख रहे होंगे, एकेडमी मालेगांव से ताल्लुक़ रखती है और वहाँ पर ये बड़े अच्छे ढंग से क्लासेस चला रहे हैं। बहुत सारी तफसीलात जो डायरेक्टर हैं अब्दुल हकीम सर और जोगिंदर सिंह सर जो मैथ्स के स्पेशलिस्ट हैं, मैथ्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मैथ्स सब्जेक्ट में MSc किया हुआ उन्होंने, तो वो आपके सामने तमाम बातें 11 में एडमिशन कैसे और कितनी फीस में और किस तरीके से होंगे और कब होंगे और कैसे स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलेगी और तमाम तफसीलात आपको यहाँ पर समझाएंगे। और आप बहुत समझें, जो बच्चे आए जिनके घर वाले नहीं आए अपने घर पर जाकर समझाएं, बताएं कि ये फ़ायदे वहाँ पर होने वाले हैं। ये हमको 10वीं पास करते हैं तो हमको इस फील्ड में जाने का मौका है और इतनी आसानी इस फील्ड में जाने से हमारे को। तो तमाम बच्चे बहुत ध्यान से और तमाम वालिदैन बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुने, समझें। जो शंकाएँ हैं, जो शक है हमारे जहन के अंदर, उसको आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो, तो उसका अदाला हो जाएगा। जो और लेडीज बैठे हुए हैं वो जरा पीछे एडजस्ट हो जाए, जो जेंट्स आए वो वहाँ बैठ जाए और पीछे जगह है, काफ़ी जगह है, एक बेड पर 3 एडजस्ट कर लें जरा आप लोग। शेख भाई क्लास का दरवाजा खोल दो, लाइट चालू कर दो, पंखा चालू कर दो। अगर यहाँ पर जगह नहीं रहेगी बैठने की तो वहाँ बिठाया जाए, पूरी क्लास खाली है वो। जरा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना क्योंकि बहुत सारे लोग अभी और आने वाले हैं, तो थोड़ा जगह एडजस्ट कर लेना आप लोग। ये था AHC क्लासेस के ताल्लुक से जोगिंदर सिंह और हमारे अब्दुल हकीम सर के ताल्लुक से थोड़ी मोड़ी मालूमात मैंने आपको दी हूँ। और हमारे दोस्त शांति नगर उर्दू हाई स्कूल के हेडमास्टर अंसारी आसिफ अख्तर सर बहुत सारी बातों की डायरेक्टर और समझाने वाले आप लोगों को बताने वाले। मैं आवाज़ देता हूँ आसिफ सर को कि वो आगे इनका काबू हो। आज के इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम ही तालिबात और उनके सरपरस्त और वालिदैन हज़रात को सभी को अभिनंदन करते हैं। हालांकि आज का ये जो प्रोग्राम है ये जो आज का कॉम्पिटिटिव दौर है, हर किसी को अपनी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ना और इनसे ज़्यादा टेंशन उनके वालिदैन का होगा कि हमारे बच्चे जो है 10वीं करीब अच्छे से अच्छी परसेंटेज से कामयाब हो और उसके बाद आगे भी कौन सी ऐसी फील्ड चुने जिसमें कम से कम वक्त में हाईली एजुकेटेड बन जाए और उसके बाद एक अच्छी जॉब, एक अच्छी जो है पोजिशन पर पहुँच जाए। इसी मकसद के लिए माँ बाप जो आपके पीछे मुसलसल लगे रहते हैं। ये AHC क्लासेस है,
आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तारीख से बहुत कुछ सुना होगा, यूपीएससी, एमपीएससी। उसी तरीके का ये एक एग्जाम जो है मेडिकल फील्ड के लिए नीट का एग्जाम होता है, और दूसरा जो होता है JEE। तो आजकल का जो दौर है एजुकेशन की फील्ड में ज्यादातर माँ बाप का जो रुझान जो है नीट और JEE की तरफ नहीं जाता। तो उसी से रिलेटेड आपके सामने जो मेहमान खुसूसी बैठे हुए हैं, AC क्लासेस के डायरेक्टर अपने वकील सर, जो खुद अपनी स्कूल के, अपने देश के JEE के टॉपर है, और उन्हीं की जो चलती हुई क्लास ये AC नीट और JEE क्लासेस के जो डायरेक्टर थे, और उनके साथ ही जो है जोगिंदर सर, तो वो खुद भी अपने सब्जेक्ट में और अपनी फील्ड में माहिर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जैसा कि मित्र सर ने बताया। और इनको उनके इस गोल्ड मेडलिस्ट के रिजल्ट की वजह से प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी साहब के हाथों इनाम मिला है। साथ ही दुबई के जो प्रिंस है उनके हाथों भी इनको अवार्ड मिल चुका है। तो ऐसे ऐसे टीचरों के जरिए जो है ये ऐसी क्लासेस जो जारी हो सारी है। पार्लियामेंट में इस तरीके की क्लासेस और भी बहुत सारी है, आप लोगों को सालों से गुजरी होगी, लेकिन हमारा काम है कि भाई हम उन क्लासेस तक पहुंचे। जैसा कि जो हमें हमारे बुजुर्गों और उन्होंने जो जरिए बताया कि भाई अगर इल्म को हासिल करना है तो चीन तक भी जाना पड़े, तो जाए तो इसका मतलब नहीं कि हमको चीन का कहने का मतलब ये था कि इल्म को हासिल करने के लिए कोई उम्र और कोई जगह तय नहीं है। आपको इल्म जिस जगह से मिले, जिस तरह से मिले, हासिल कीजिए। फांसी का एक शेर है कि जमाने में कुछ दिन दरियात के टाइम दर सदक दोहरा कमाओ। यानी हमेशा गोताखोर जब गोता लगाता है तो उसको जो है समंदर की अथाह गहराई में सिर्फ हमेशा जो है वो सीप में मोती मिले ऐसा ही नहीं, वो मुसलसल कोशिश करता है, तब कहीं जाकर उसको जो सीप मिलती है उस सीप से निकला हुआ जो मोती होता है वो बेहद कीमती होता है, नायाब होता है। तो हमारी कोशिश ये थी कि आप लोगों का ताल्लुक उन एकेडमी तक के पहुंचा दिया जाए, उन एकेडमी तक का जोड़ दिया जाए जहाँ से आप अपनी हायर एजुकेशन या फिर जो है हायर एजुकेशन जो आप उससे हासिल कर सकें और अपनी आगे की जो फील्ड है और अपने माँ बाप का जो ख्वाब है उस ख्वाबों की ताबीर को ताबीर में बदल सकें। तो ये मुख्तसर से उनका तारुफ और उनका रुझान था। अभी इसमें 10वीं के तलबा जो अभी एग्जाम दे करके जो एग्जाम की जो मसरूफियत से जो फ्री हुए हैं, लेकिन अभी जो दौर है और आगे का जो दौर आने वाला है और उसका जो एजुकेशन सिस्टम जो पूरा बनने वाला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस चेंज होने वाला है, आगे हर तरह के एग्जाम और हर तरह का जो सिलेबस है अब इस तरह का ही कॉम्पिटेटिव होगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। अभी जब हम पढ़ा करते थे तो उस वक्त के जो पेपर हुआ करते थे वो इस तरीके से नहीं होते थे, जैसा कि आत्मविश्वास हुआ करते थे। आप जो देखिए हर सब्जेक्ट के पेपर में जो है ऐसा पैटर्न दिया गया कि भाई आप अगर थोड़ा बहुत भी स्टडी करते तो आसानी से पास हो सकते। तो ये मिसाल देने का मकसद ये था कि भाई आप अगर ये सोचते थे कि मेडिकल फील्ड JEE और एक उसकी इतनी स्टडी रहती है, सुबह 7 से लेकर के 7 से 6-7 बजे तक पढ़ाई करना, छुट्टी नहीं, त्यौहार की छुट्टी नहीं, शादी ब्याह के मौके पे जो मौज मस्ती है वो सब बंद, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी क्लासेस के टाइमिंग में पूरी तवज्जोही के साथ अगर उस लेक्चर को अटेंड करते हैं, उनकी दी हुई गाइडलाइन को जो है वो अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी जो है बेहतर से बेहतर बनने का कोशिश ये करना है कि हमें अपना माइंड सेट करना, हमें अपने दिमाग को बनाना है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जैसे हम जैसे छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जब जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा टफ पहले 2 मुश्किल सब्जेक्ट लगते हैं, एक मराठी और दूसरा जो है मैथ्स, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जमा नफी तकसीम आते हैं तो उसके बाद फिर जो साइंस थीटा और ये भी समझ में आ जाएगा, और उसके बाद जब आगे की क्लास में जाते हैं ये तो वही सब चीज़ें कहीं उसकी स्टेप पर है ना। जब बच्चा धीरे धीरे चलता है तो माँ बाप और अपने संदर्शों की उंगली पकड़ कर धीरे धीरे चलता है, और उसके बाद वो खुद ही हिम्मत करता है, गिरता है, फिर समझता है, फिर उठ करके दौड़ने लगता है। तो अभी आपकी शुरुआत, और इसी शुरुआत में अगर आप अपना एक माइंड बना लेते हैं कि भाई हम इस तरीके के एग्जाम को दे सकते हैं, जब दूसरे दे सकते तो मैं क्यों नहीं दे सकता। अगर आप अपना एक माइंड बना लेते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी किस्म की एग्जाम की तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट जो है बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएगा, और आप भी दूसरे कारोबार की तरह बड़े से बड़े कोशिश में दाखिला लेकर के अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल जो है अपनी लाइफ के लिए बना सकते हैं, और अपने माँ बाप के साथ अपने पूरे खानदान के लिए जो है
पैदा से लेकर जिंदगी गुजारने के मौके प्रदान कर सकते हैं। मैं अपनी स्कूल के एक तालिब इल्म की मिसाल देता हूँ। मेरी स्कूल का जो तालिब इल्म 10वीं में था, उसके जो वालिद थे वो पावरलूम मजदूर थे। वो बच्चा जो है इतना टैलेंटेड था, लेकिन उसके घर पर ऐसी सहूलत नहीं, सिर्फ 1 रूम किचन था और पढ़ाई करने के लिए रोज टाइम उसका घर था। गाड़ियों की शोर शराबे, बच्चों के खेल कूदने के शोर शराबे, ये तमाम चीज़ों के डिस्टर्बेंस के बावजूद वो पढ़ाई करता था। एक दिन आया, किसी वजह से उसके एक एग्जाम में मार्क्स कट गए। मैंने सोचा पता ऐसा क्या होगा जिसके लिए ये इस दफा मार्क्स कट गए। तो सर मैं घर पर पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन आवाज़ और शोर शराबे की वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ। तो हमारे भिवंडी के अंदर ऐसे बहुत सारे अपराध भी ऐसे हैं जो आपकी पढ़ाई की लगन और शौक को देखते हुए आपको सपोर्ट में आगे आ गए। तो ऐसा ही कुछ हुआ, अहमदपुर में एक ईसाइयों की जानिब से जो एक कोचिंग क्लासेस चलते थे, वहाँ पर उसको ऑफिस का मैंने उससे बात किया तो वो कहेगी ठीक है अगर आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है तो हम उसके लिए ऑफिस खोल दें। तो रात में 12 बजे तक का 1 बजे तक का वो वहाँ पर पढ़ाई करता था। उसके वालिद जो है वो उस बच्चे का साथ देते थे, इसलिए साथ देते कि अगर ये रात देर तक पढ़ाई करेगा तो वो नींद का गलबा ना आने का, और ये देर रात तक का जो है पढ़ाई करे और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर में पास। तो उन्होंने वैसे ही तैयारी की, दिन भर रूम का काम करने के बाद जब रात में आते खाना खा लेने के बाद आराम करने की बजाय उस बच्चे के साथ में बैठते, उसके साथ जागते, उसका साथ देते ताकि उसको नींद ना आए और वो देर रात तक की पढ़ाई करे। तो ऐसे माँ बाप हर बच्चे को, लेकिन शर्त यह है कि हम अपनी दिलचस्पी अपने घर वालों के सामने जाहिर तो करें, उसका जज्बा तो पेश करें, तब कहीं जाकर अपने घर के सारे अपराध और समाज के दीगर अपराध भी आपके सपोर्ट में खड़े होगा। बहुत सारे अपने दूरी में इस तरीके के एजुकेशन फील्ड में सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। तो इसी तरीके से जो है हमने भी सोचा कि पूरी कोशिश हम भी करें कि इस तरीके की जो क्लासेस चलती है उस क्लासेस के ताल्लुक से तफसीली मालूमात कि भाई इसका एडमिशन कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, 11 12 से होता है, तो फिर 11 12 का जो हमारा एग्जाम वो कैसे होगा अगर नीट की तैयारी करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों की जो बारीकियाँ हैं, कुछ लोग ये सोच करके इसको नहीं करते, कुछ लोग इसकी फीस क्यों करके नहीं करते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तमाम चीज़ों का खुलासा एकदम आसान और सरल तरीके से जो है जो हमारे सामने जो है ऐसे क्लासेस की तकलीफ करते हैं ये आपको बता। इनकी अपनी जो क्लासेस के ताल्लुक से जो है बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन मिले, इसलिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनका भी वही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को इस कॉम्पिटेटिव दौर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा तलबा शरीक हो सके और उनको क्या क्या गाइड कर सकते हैं या क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो तमाम गाइडेंस हम उनको आसानी से दें। इसी मकसद के तहत वो मालेगांव से यहाँ तक आए। यहाँ पर भी बहुत सारी क्लासेस चलती है, लेकिन उनका मकसद था कि यहाँ के तलबा तालबात बहुत दूर दूर तक एडमिशन लिए जाते हैं, तो क्यों ना वो हमारे यहाँ पर भी आए। तो बस इसी मकसद से फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कोचिंग फ्री सेमिनार के तौर पर आज का ये दिन मुनासिब किया गया है। और इसके अलावा जब इसके एडमिशन के जो प्रोसीजर होंगे, अपने जो प्रोफेसर से उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि सर हमने लास्ट ईयर में प्रोसीजर किए जो बच्चों का करियर गाइडेंस के बाद प्री टेस्ट लिया गया था। तो प्री टेस्ट में रहने वाले जो टॉप 10 तलबा थे तो उनको बड़े से बड़े इनामात भी दिए गए, उनकी स्कॉलरशिप दी गई, कुछ बच्चों की फीस भी डिस्काउंट की गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो तलबा को तालीम से जोड़ना मकसद है, ना कि अपनी क्लासेस का प्रचार। बाकी फैसला आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आज के इस कॉम्पिटेटिव दौर की सोच के मुताबिक कीजिए और अपने शौक और शौक को जो है अपने तक महदूद न रखते हुए दूसरों तक भी पहुँचाइए और खुद के जज्बे को बाहर निकालिए और अपने आप को जो है बदलने की कोशिश कीजिए। समाज में अपनी पहचान बनाइए और अपनी शनाख्त बनाते हुए अपने रुतबों को जो है ऊँचे से उठाइए। बस इन्हीं मुख्तसर बातों के जरिए से आपको मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था और मैं करता हूँ कि मेरी बातों को जो है समझ आना होगा आपको। और इसकी मज़ीद ताल्लुक से जो है अब बाकी की जो बातें हैं जो हमारे आज के जो मेहमान खास हैं वो बताएंगे। एक मुख्तसर सी जो है बात बताने के अपनी जगह होगा कि ये क्लासेस या कोई भी एजुकेशन आगे की जो फील्ड है वो एक ऐसी है जिस तरीके से जो है हम अपनी सोच के मुताबिक अपने काम को अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अभी गर्मी का इतना दौर चल रहा है, उसमें जो बर्फ है बर्फ कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। जब घर से बाहर आओ तो सबसे पहले ठंडा पानी लगता है या बर्फ लगता है। तो ये बर्फ जो है ये आज का वक्त है कीमती वक्त, और ये कीमती एजुकेशन की जो लाइन है
अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, पर हमारे सामने है, चाहे तो उसका शरबत बना ले या उसकी जो भी इस्तेमालात है वो कर सके। और अगर हम नहीं करते और वक्त गुजारी करके वक्त बर्बाद कर देते हैं तो वो बर्फ अपने वक्त के मुताबिक पिघल करके पानी में तब्दील हो जाएगा और जो लज्जत मशरूबात की शक्ल में, ठंडी मशरूब की शक्ल में हमें मिल सकती है वो नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से तो एजुकेशन फील्ड में जो भी हमें तरक्की दी जा सकती है तो उसका अगर सही वक्त सही इस्तेमाल अगर हम कर लेते हैं तो हमारी मुस्तकिल की जिंदगी के लिए बेहतर साबित होगी। वरना जो वक्त गुजर जाएगा, जो वक्त की कद्र करता है वक्त उसकी कद्र करता है। इसलिए वक्त की अहमियत को समझते हुए तमाम बातों को गौर से सुनिए, कुछ जरूरी बातें हों तो उसे नोट कीजिए और घर जाने के बाद उसके तारीख से फैसला कीजिए। मैं उन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम ही तलबा तालिबात के आगे के जो दौर है, आगे का जो मुस्तकबिल है वो कोई इंतहा ताकनाक हो। इन्हीं दुआया कलमात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सर। मैं इंतहाई अदब से आसिफ सर से कहता हूँ कि वो हमारे आज के AHC के डायरेक्टर अब्दुल हकीम सर की खिदमत से गुलों का नजराना पेश करें। अंसारी आसिफ अख्तर सर। आज के इस प्रोग्राम के डायरेक्टर अब्दुल हकीम सर की खिदमत में, आसिफ अख्तर सर की खिदमत में और आर्टिस्ट सर। अब्दुल हकीम सर गुवाहाटी आसाम से IIT किए हुए हैं और ये क्लासेस चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सर। जगविंदर सिंह जो पटियाला से ताल्लुक रखते हैं, पंजाब से, मैथमेटिक्स में वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, उनकी खिदमत में गुणों को लगाना मैं खुद पेश करता हूँ। अब जिसके लिए आप छुट्टी हुई हैं, जिसके इंतजार में हैं, वो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। मैं इंतहाई अदब से जगविंदर सिंह को खिताब करता हूँ, कहता हूँ कि वहाँ आए और हमारे पेरेंट्स को, बच्चों को गाइड करें। नमस्कार। सबसे पहले जोरदार क्लैपिंग हो जाए यहाँ के निर्वाचक के लिए। उन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया और आपके सामने कुछ बातें रखने का मौका दिया। और दूसरी जोरदार क्लैपिंग हो जाए आसिफ सर के लिए। और सबसे बड़ी जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे डायरेक्टर अब्दुल हकीम सर के लिए, जिनका ये विजन है कि भले हमारे इंस्टीट्यूशन में फीस कम आए लेकिन बच्चों को गाइड करना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए कि सुबह 6 बजे हम लोग मालेगांव से चले थे और 10:30 बजे आपको सिर्फ गाइड करने के लिए आए ताकि आप एजुकेशन लेकर के एक अच्छी तालीम हासिल करके एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके अपनी लाइफ में। तो जोरदार क्लैपिंग हमारी एकेडमी के नाम है। मैं चाहूँगा कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं
हेलो, अब ठीक है? ठीक। सबको आवाज सुनाई दे रही है? क्लियर? अच्छा, स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, जोरदार क्लैपिंग आपके नाम से भी। आपके लिए इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को सर ने बोला होगा कि करियर गाइडेंस करने मालेगांव से लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उन सभी से लकी हैं कि आज आपको जो बातें जहां पर बताई जाएंगी आप सुन करके जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आप में से हमारी बातें सुनकर किसी एक भी बंदा कोई सक्सेसफुल हो गया, कोई बच्चा अपने मकाम पर पहुंच गया, तो हम सोचेंगे तो ये जो हमने सफर कवर किया है वो हमारा सफर कामयाब हो गया। तो जोरदार क्लैपिंग अपने पेरेंट्स के लिए भी। आज मेरे को थोड़ा सा बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा बोर्ड पे मेरी फोटो लगी हुई है, मैथमेटिक्स टीचर, गोल्ड मेडलिस्ट। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं और आपको मैथ्स सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, ऐसा ही है। लेकिन आज आपको मैं एक स्टोरी के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आज आप लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाए, हो सकता है कि आज आपका विजन चेंज हो जाए। सभी लोग 10th क्लास के बच्चे हैं? हाँ, तो 10th क्लास के बाद, हाँ जी बेटा आप कौन सी क्लास के? जी 12th होंगे। ओके, तो मैं कुछ सवालात आपसे करूंगा, एक दो, क्योंकि आपको हम सिखाने आए हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप सीखने के लिए रेडी हैं? हम तो इतना सफर कवर करके आ गए और हकीम सर रास्ते में बता रहे थे कि सर वहाँ गर्मी बहुत है, नॉर्मल है। और आप लोग इतनी गर्मी में भी आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस भगवान का, उस अल्लाह का आपके ऊपर हाथ है कि वो आपको अपनी जिंदगी में कामयाब करना चाहता है। ठीक है, तो मैं कुछ सवालात करूंगा। सबसे पहले तो 12th के बच्चे हैं? जी बेटे, 12th के बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। 12th, हाँ 12वीं के। जी जी बेटा स्टैंड अप। क्या बनना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में? क्या? यू वांट टू बिकम डॉक्टर? ओके, और भी एक बच्चा था 12th का। जी बेटा डॉक्टर। जी, अब 10th के बच्चे कौन कौन से हैं? अब सभी ने हाथ खड़ा करना है। लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। जी, आप क्या बनना चाहते हैं? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। सभी को डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, और कोई? यू? टीचर बनना है आपको। जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अच्छा, और कोई? जी, आप में से? जी, टीचर्स के लिए जोरदार क्लैपिंग। और कोई इंजीनियर बनना चाहता है? कोई इंजीनियर? सभी को डॉक्टर ही बनना है? जी, और जी 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 LLB करेंगी आप, एडवोकेट बनेगी। शाबाश, क्लैपिंग हो जाए बच्चे के नाम। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपसे पूछे हैं कि आपको इतना तो पता है कि जिंदगी में बनना क्या है, राइट? अब बनना कैसे है? अब सोच तो लिया कि मालेगांव जाना है, लेकिन जाना कैसे? कार से जाओगे, बस से जाओगे? अगर बस से जाओगे तो बस कहाँ मिलेगी? ठीक है, तो हम इस चीज की आपको जानकारी देने के लिए आए हैं कि आपने जो अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम्स रखे हैं, उन ड्रीम्स तक आप पहुंच कैसे सकते हो। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा जहां से जब मैं 10th में था, क्योंकि 10वीं के बाद, अच्छा मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है आपको? एक्चुअली मैं पंजाब को बिलोंग करता हूं, तो मेरी हिंदी में थोड़ी सी पंजाबी मिक्स है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो 10th, 10वीं या 12वीं ये इतनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर आकर के आपने फैसला करना होता है, आपने डिसीजन लेना होता है कि जिंदगी में मुझे करना क्या है। सभी लोग अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, सभी लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर सभी के ड्रीम्स हैं, तो सभी तो इंडिया में करोड़पति नहीं है, सभी तो डॉक्टर नहीं है ना, सभी तो इंजीनियर नहीं है ना। ऐसा क्यों है?
मैं आपको ये बताने के लिए आज आया हूँ। भले हमारी बातें सुनकर के आप में से कोई एक ही बच्चा हमारी एकेडमी से आकर के पढ़ने की कोशिश करे, लेकिन हमारा ड्रीम क्लियर है कि हम लोग पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग नाम बनाने के लिए आए, हम लोग आप जैसे लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए आए। तो स्टोरी, क्योंकि मेरे बारे में सर ने बताया था कि मुझे गोल्ड मेडलिस्ट से सम्मानित किया गया है और मुझे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट टीचर का, तो वो कैसे पहुंचा मैं यहाँ तक, मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आपका बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपका विजन चेंज हो जाएगा। जो आपको आज बहुत सी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं वो आसान लगेंगी। आज आपको लग रहा होगा कि जो लोग बड़े अच्छे सूट बूट पहन के बड़ी अच्छी बोल रहे हैं तो ये ऊपर से ऐसे ही टपक गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम लोग भी आप ही की तरह बेंचेस पे बैठे हुए हैं, हम लोगों ने भी हेडमास्टर की मार भी खाई हुई है, डांट भी खाई हुई है, हम लोग भी ऐसे पंखों के नीचे बैठ करके पढ़े हुए हैं। तो स्टोरी शुरू होती है कि जब मैं 10th क्लास में था, 10वीं में था, तो वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर आकर बच्चों को समझ आने लगता है, क्योंकि वो अपने सीनियर्स की बातें सुनता है कि वो उनका लड़का या उनकी लड़की डॉक्टर बन गई, या आप लोग टीवी देखते हो, या उनका बच्चा इंजीनियर बन गया, राइट। अब ड्रीम तो पैदा हो गया कि बनना है, लेकिन बनना कैसे है, राइट। अगर आपको किसी तरह की कोई सब्जी बनानी है तो उसके लिए पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से मसाले कब डालने, ठीक है। तो वही हम आपको सिखाने के लिए आए। तो जब मैं 10th क्लास में था, अच्छा कितने बच्चों को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, लड़कियों को भी डिफिकल्ट लगता है, मेरी नज़र में तो लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। अच्छा, लड़कों को मैथ्स इजी लगता है। अच्छा, कौन से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स छोड़ दिया, पढ़ना ना पड़े इसलिए डॉक्टर बनने का डिसीजन लिया? वो एक बच्ची ईमानदार है, उसने हाथ खड़ा कर दिया। अगर आप सिर्फ इस डर से कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना, मैथ्स पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, तो अगर आपने इसीलिए डॉक्टर बनने का डिसीजन लिया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आपको उधर मैथ छोड़ेगा नहीं। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाओगे तब तक मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो एक बात आप अपने जहन से निकाल दें कि अगर हम मैथ्स को छोड़ देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो आपको मैथ्स को हाथ में पकड़ के रखना पड़ेगा। अच्छा, कई बच्चे इसलिए भी मैथ्स नहीं पढ़ते क्योंकि मैथ्स के टीचर बड़े खड़ूस टाइप होते हैं। ऐसा है, ऐसा है, मैथ्स के टीचर काफी खड़ूस टाइप होते हैं, इसीलिए भी नहीं पढ़ते ना। लेकिन हमारे टाइम पे ना बहुत खड़ूस टाइप टीचर हुआ करते थे मैथ्स के। मतलब आएंगे क्लास में, बच्चों को खड़ा करेंगे, किसके ने ही क्वेश्चन किए, खड़े हो जाओ, तो उनके हाथ में डंडा रहता था तो वो जोर जोर से मारने लग जाएंगे। आजकल तो नहीं मारते हैं टीचर, आजकल तो बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया हुआ। बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते, बच्चों को डांट भी नहीं सकते। तो उसी वक्त बच्चे पेरेंट्स को बता देंगे जाके, फिर पेरेंट्स स्कूल वालों को ऊपर करने शुरू होता है, आपने हमारे बच्चे को कैसे डांट दिया। लेकिन हमारा टाइम कैसा था कि अगर हमें टीचर ने मार दिया क्लास में, और अगर हमने गलती से जाके ये बता दिया कि हमें आज इस टीचर ने मार दिया, तो घर पे और मार पड़ती कि तुमने कोई गलती की हुई, राइट। सो जब मैं 10th क्लास में था, आप ही की तरह ऐसे बेंचेस पे बैठा हुआ था, तो मुझे भी ऐसे था कि मेरे के अंदर भी एक ड्रीम पैदा हो गया, एक सपना मैंने पैदा कर लिया कि मुझे फाइटर पायलट बनना। फाइटर पायलट समझते हो ना? हाँ, तो मुझे फाइटर पायलट बनना है। अब सपना ले लिया, अब बनना कैसे है? जब मैं ये जानने के लिए एक अपने दोस्त के पास गया, तो उसने मुझे बताया कि आपको नॉन मेडिकल साइंस ग्रुप रखना पड़ेगा। 10th वाले बच्चे अभी उस पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर उस वक्त मैं खड़ा हुआ। साइंस ग्रुप समझते हो ना आप लोग? नॉन मेडिकल समझते हो? मेडिकल समझते हो? मेडिकल होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ते हैं, और नॉन मेडिकल होता है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। लेकिन सर मैथ्स तो हमने पढ़ना ही है, वो तो हमें बहुत मुश्किल लगता है। तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था 10th क्लास में, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था मैथमेटिक्स। मैं भी आप ही की तरह सोचता था कि ये किस खड़ूस ने पैदा कर दिया मैथ्स वाले टीचर को देखते ही हम लोग ना मन में बहुत कुछ सोचते थे, अच्छे अच्छे प्रवचन सोचा करते थे। तो जब मुझे पता चला कि फाइटर पायलट बनने के लिए
नॉन मेडिकल रखना पड़ेगा, मतलब साइंस रखना पड़ेगा। तो उस वक्त की मैं आपको बात बताऊं कि मैं 2002 में पास आउट हुआ था, 2002। तो तब जो साइंस ग्रुप रखा करते थे, बहुत इंटेलिजेंट लोग साइंस ग्रुप रखा करते थे, मतलब जो पहली क्लास से ही फर्स्ट आते थे, क्लास में से अव्वल रहते थे, ठीक है। अच्छा, जब नींद आनी शुरू हो जाए तो मुझे बता देना, हाथ खड़ा कर देना। और आपको नींद नहीं आ रही है, आप लोग सो नहीं रहे हो, इसके लिए इंश्योरेंस के लिए मैं जब भी हेलो बोलूं तो आपने ताली लगानी, हेलो। तो इससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग एक्टिव हैं, मतलब आप लोग सो नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी माइक पे आता है वो बस अपनी ही बातें सुना करके चला जाता है, आपकी कोई भी नहीं सुनता। हेलो, एक्टिव रहना, क्योंकि बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बातें आपका जीवन बदल सकती। तो मुझे जब पता चला कि नॉन मेडिकल साइंस रखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे टाइम पे बहुत इंटेलिजेंट लोग नॉन मेडिकल रखा करते थे। हमारे टाइम में तो लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट हुआ करती थी, पहली पोजीशन पे भी लड़की ही आएगी, दूसरी पे भी लड़की ही आएगी, तीसरी पे भी लड़की ही आएगी। हमारी क्लास में तो टोटल 16 गर्ल्स थी और बॉयज की पोजीशन जो था वो 17 से स्टार्ट होती थी। तो हम लोग भी फर्स्ट आते थे, लेकिन पीछे से आते थे। हेलो, एक्टिव रहना है, ठीक है। तो अब जब टीचर्स को उम्मीद थी कि जो पहली पोजीशन पर लड़कियां आती हैं वो ही नॉन मेडिकल रखे, क्योंकि उस टाइम नॉन मेडिकल रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो वो भी नॉन मेडिकल रख लेते हैं जिनको एलसीएम भी नहीं कैलकुलेट करना आता, जिनको एक्सेलेरेशन के स्पेलिंग भी नहीं लिखने आते, वो भी नॉन मेडिकल रख लेते हैं, है ना। आज अगर देखा जाए तो सबसे नालायक स्टूडेंट नॉन मेडिकल रखते हैं। तो फिर हम जैसे लोगों को उनके ऊपर चला चला के पढ़ाना पड़ता है कि आपको किसने एलसीएम नहीं निकालना सिखाया, आपको किसी ने, आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना सिखाया किसी ने। तो तब की बात थी कि जब बहुत इंटेलिजेंट लोग नॉन मेडिकल रखा करते। तो मेरी क्लास में से किसी ने नॉन मेडिकल नहीं रखा। तो मैंने जब मेरे बारे में पता चला पूरे स्कूल को कि उसने नॉन मेडिकल रख लिया, तो पूरे स्कूल में बवाल मच गया, अरे जगविंदर ने नॉन मेडिकल रख लिया। तो जो, क्योंकि मैं तो कभी फर्स्ट आया ही नहीं था, मैं तो था ही बिलो एवरेज। हम लोग तो इधर उधर देख करके पास होने वाले बच्चे थे, कोई हेल्प कर दे, कोई एक नंबर दिखा दे हमें, बस पास हो जाए हम। तो ऐसे बच्चे ने जब नॉन मेडिकल रख लिया तो पूरे स्कूल में बवाल मच गया, अरे यार उसने नॉन मेडिकल रख लिया, उसने नॉन मेडिकल रख लिया। तो हमारे मैथ्स के टीचर थे, एक बहुत खड़ूस थे। तो जब उनके बाद बात पहुंची तो मेरी एक कजन सिस्टर थी, छोटी सिस्टर, जो कि 8th क्लास में पढ़ती थी। तो उन्होंने, वो टीचर आए क्लास में और मेरी सिस्टर को खड़ा किया, खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई। हमारे ब्रदर ने नॉन मेडिकल रख लिया। वो बोलती यस सर। वो तो बहुत नालायक है, वो तो बहुत डफर है, फेल हो जाना है उसने। मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो फेल हो जाएगा, स्कूल का नाम डुबो देगा वो। तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कहानियां बनी मेरे बारे में कि वो तो बहुत डफर है, नालायक है, फेल हो जाएगा, स्कूल का नाम डुबो देगा। तो लड़कियां थोड़ी सी सेंसिटिव होती है ना, लड़कों को जितनी मर्जी मार पड़ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास में, लेकिन लड़कियों को अगर टीचर डांट दे तो उनको लगता है कि हमारी सहेलियों के बीच हमारी इमेज खराब हो गई है। ऐसा ही है, ऐसा होता है ना। मतलब लड़की को अगर कोई डांट दो तो वो पूरा दिन रोती रहेगी, लड़कों को नहीं है। लड़कों को तो ऐसे लगता है कि हमें तो परमवीर चक्कर मिल गया अगर मार पड़ गई, ठीक है। तो वो मेरी बहन घर पे आई और बोलती है कि वीरे, मतलब हमारे पंजाबी में ब्रदर को वीरे बोलते हैं, आप लोग जैसे भैया बोलते हो, दादा बोलते हो, तो हमारे पंजाबी में वीरे बोलते हैं, वीरे। वो बोलती है कि वीरे, आज हमारे मैथ्स के सर ने मेरी बहुत बेइज्जती की। उसने ये बोला कि तुम पास नहीं हो सकते, तुम फेल हो जाओगे, तुम स्कूल का नाम डुबो दोगे। तो उसने मेरे को जोर से हग किया और बोली रोकते हुए कि वीरे जो मर्जी करना, प्लीज पास हो जाना, वरना मैं स्कूल में कभी भी नहीं जाऊंगी। तो आप यकीन माने कि उस रात मैं सो नहीं पाया, मैं पूरी रात जागता रहा था और ये सोचता रहा कि जिन टीचर्स के पास मैं 10 साल पढ़ा हूँ, उनको मेरे ऊपर इतना सा भी विश्वास नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट पास कर सकता हूँ, ठीक है।
लेकिन वो विश्वास करते भी क्यों? क्योंकि मैंने कभी 10 सालों में ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि वो मेरे ऊपर विश्वास कर। विश्वास आपके ऊपर कब करेगा कोई? जब आप कुछ करके दिखाएंगे। तो मैं तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे तो मैथ्स में आई 33 मार्क्स थे, 33। हमारे टाइम में 33 नंबर का पास हुआ करता था सर बच्चा। तो मैंने तो पेपर ही 20 नंबर का किया था, पता नहीं किसने 33 नंबर दे दिए। बेचारे ने तरस खा लिया होगा किसी ने मेरे ऊपर, है। तो लेकिन जब वो मेरी सिस्टर ने मुझे बात बोली, तो आपको एक बात चाहिए होती है। तो एक्चुअली में जो सारा खेल जो है वो ऊपर वाला अल्लाह रचता है। जब आपको उसने कामयाब करना होता है तो आपको कोई बात पिंच हो जाती है, आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि जहां पर अल्लाह ने ये सोचा होता है कि इस बंदे को ऐसे कामयाब कर। ठीक है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। तो मैं उस दिन पूरी रात सोचता रहा कि जो मर्जी हो जाए पास हो करके दिखाना। तो मैं जब स्कूल में 10th तक हमारा स्कूल था जो पंजाबी मीडियम में था। जैसे आप लोग उर्दू मीडियम में पढ़ते हो, आप लोगों के ज़्यादातर सब्जेक्ट उर्दू मीडियम में होंगे। आपका मैथ जो है वो कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में है। मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट बोलूंगा तो आपको समझ आएगा सभी को? मतलब आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, उर्दू मीडियम से हैं। अच्छा, उर्दू को में स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे आपने बताया कि उर्दू में ऐसा बोलते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट पंजाबी में थे, तो मैंने तो इंग्लिश पढ़नी ही 6th क्लास से स्टार्ट की थी। और मेरी तो इंग्लिश ऐसे थी जैसे इंडिया और पाकिस्तान की है। हेलो, तो मेरी तो इंग्लिश ही ऐसे थी जैसे इंडिया और पाकिस्तान की, मतलब बहुत कम आती। अब सोचो कि मुझे 6th क्लास में इंग्लिश की बुक लगी थी। मैंने 6th में ABC पढ़ना सीखा था, तो मुझे तो इंग्लिश मुश्किल ही बड़ी लगती। अब जैसे ही नॉन मेडिकल में शिफ्ट हुआ तो इतनी मोटी बुक्स और सारी इंग्लिश में। पहले तो उसको देखकर ही मैं घबरा गया, अरे ये क्या हो गया, गलत पंगा तो नहीं ले लिया। लेकिन दिमाग में ये बात थी कि यार जो मर्जी हो जाए उस टीचर को पास होकर तो दिखाना है, ये बात तो दिमाग में चल रही थी। तो मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की। जब पहले दिन मैं क्लास में एंटर हुआ तो वहां पर हमारी एक केमिस्ट्री की टीचर थी। केमिस्ट्री जानते हो ना, आपको तो होगा साइंस में। तो हमारी एक सर केमिस्ट्री की टीचर थी जो पढ़ा रही थी कि दिस एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू दिस, दिस मोल इज इक्वल टू दिस। मैं पूरे लेक्चर ये सोचता रहा कि साला इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैडम बार बार बोल रही है। तो मेरा एक सीनियर लड़का था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इंग्लिश के बारे में। जैसे ही बेल बजी तो मैं दौड़ के दूसरी क्लासरूम में गया और मेरा एक सीनियर लड़का था, उसको मैंने जाकर के पूछा, अच्छा अगर मैं ऐसे वर्ड बोल दूं तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आपके सामने सच्चाई बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं जोर से दौड़ के गया उसके पास और मैंने उसको पूछा, यार इज इक्वल टू क्या होता है? मैडम बार बार बोल रही थी। तो उसने बोला, जैसे हम लोग दोस्त लोग बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, आप लोगों को तो पता ही है, साले जिसको बराबर है बोलते हैं। तो इंग्लिश की नॉन मेडिकल की पहली क्लास जिसमें मैंने सीखा इज इक्वल टू मतलब आपको तो पता है ना, इसका मतलब आपको मेरे से बहुत इंटेलिजेंट हो। आप यहीं से आइडिया लगा लो कि आपको बहुत कामयाब होने वाले हो लाइफ, ठीक है। अब आप सोचो कि जिस बच्चे को 11th में इज इक्वल टू मतलब बराबर है पता चला होगा, अगर वो आपके सामने आके खड़ा हो सकता है तो आप तो बहुत आगे जाएंगे, ये मेरा यकीन है आपके ऊपर। तो बस अब यकीन तो मेरा है, आपको भी है, बस आप अब वो टाइम लेकर के आना है और वो मोमेंट आपका वेट कर रहा है, वो बात वेट कर रही है जो आपके दिमाग में किक कर जाए, बस ताकि आपका एक ड्रीम बन जाए और आप उस पाथ पे चलना स्टार्ट हो जाए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया वहां पर मेहनत करना। मेरा जो स्कूल था वो मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे था, तो मैं साइकिल पे जाया करता था पढ़ने के लिए। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं ऐसे याद किया करता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत मुश्किल लग रही थी। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन का मतलब पता है ना आपको? एक्सेलरेशन पता है? एक्सेलरेशन साइंस में होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बेटा आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना? हाँ,
तो मुझे एक्सेलरेशन के स्पेलिंग याद करने के लिए 1 हफ्ता लग गया था। साइकिल पे जा रहा होता था और ऐसे बोलता होता था ACCLERATION। तो बहुत सारे जो हमारे गांव के लोग थे ना, मेरी मम्मी और मेरे डैडी को जाकर के बोलते थे कि पागल हो गया आपका बच्चा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है साइकिल पे जाते जाते। जब देखो वो पता नहीं किससे बातें कर रहा होता है, जबकि मैं याद कर रहा होता। तो इस तरह से सफर मेरा स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे मैंने बहुत मेहनत की। मैं 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ाई किया करता था और सुबह 4 बजे उठने का रूल है हमारे घर में। अब मैं सुबह 4 बजे उठने पर फिर पढ़ाई किया करता था। और इस सब में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं 4 बजे उठा करता था ना, तो चाय का कप मेरे बेड के ऊपर रहता था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी मदर जो थी वो मेरे से भी पहले उठ जाती। और जब मैं 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ाई किया करता था, तो अब मेरी मदर ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी बेचारी, तो वो स्वेटर बुनती रहती थी। स्वेटर बुनना मतलब समझते हो ना? हाँ। तो वो मेरे पास बैठ करके स्वेटर बुनती रहती थी। तो मैं उनको बहुत बोलता था कि मम्मी आप सो जाओ, आपको नींद आ रही होगी। तो वो बोलती थी कि नहीं बेटे, अगर मैं सो गई तो तुझे नींद आएगी। तो जोरदार क्लैपिंग एक मेरी मम्मी के नाम। आज मैं जहां पर भी हूं, जो भी हूं, मैं अपनी मम्मी के कारण, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को चूल्हे के ऊपर काम करते देखता था, उसको गर्मी में देखता था कि वो काम करती है, और वो बेचारी सुबह चाय बनाती थी। जब मैं दोपहर को आता था, चाहे उसको बुखार होता था, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए खाना बनाती। तो आज मैं जिस भी मकाम पर हूँ, जहाँ पर भी हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, वो मैं अपनी मम्मी के कारण, मैं अपनी मदर के कारण। तो मेरी मदर की भी मेहनत उसमें पूरी थी। मैंने तो सिर्फ पढ़ाई की है, असली मेहनत तो मेरी मदर की। तो मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। मैं करता गया, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, क्या? पास होना है, पास होना है। एक ही दिमाग में फितूर था कि पास होना है, जो मर्जी हो जाए। फिर वो दिन आया 31 मार्च। 31 मार्च को क्या होता है? 31 मार्च को क्या होता है? रिजल्ट डे होता है। हमारे टाइम में 31 मार्च को टीचर रिजल्ट निकाला करते थे। अब तो बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया। जब हम लोग थे तब तो हम लोग वो पेड़ से फूल लगा करते थे, पेड़ों के ऊपर वो तोड़ करके लेके जाया करते थे। जो बच्चे पास हो जाते थे वो टीचरों के ऊपर ऐसे फूल फेंका करते थे, और जो मेरे जैसे फेल हो जाते थे वो फूलों के बीच कंकर मिलाया करते थे, उन्होंने वो फेंका करते थे। तो कई बच्चों ने तो वो कंकर जोर से भी टीचरों को मार दिए थे। तो बाद में फिर वो प्रोसेस बंद कर दिया गया। तो फिर वो दिन आया 31 मार्च, जिस दिन मेरा रिजल्ट का दिन था। तो मैं साइकिल पे ऐसे ही जा रहा था। तो मेरा घर जो है वो खेतों के बीचों बीच, खेत समझते हो आप? हाँ। तो खेतों के बीचों बीच था। तो वो मेरी कजन सिस्टर छत के ऊपर खड़ी हुई है और ऐसे इशारों से पूछ रही है कि रिजल्ट कैसा रहा। तो मैंने ऐसे ही उसको चिढ़ाने के लिए बड़ा ही उदास सा चेहरा किया, ऐसे नीचे फेस कर लिया और ऐसे ऐसे कर। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने तो घरों सर के ऊपर उठा लिया। अब बहन और भाई का प्यार भी होता है ना, तो आप भी तो अपने ब्रदर को प्यार से गालियां निकालते होगे ना। जैसे ही मैं एंटर हुआ तो उसने जोर से मेरे को गालियां देनी स्टार्ट कर दी। कुत्ते हरामदे, मर जा तू, मेरा नाम दे। मैं आज तो बाद जाना नहीं, मैं अपनी सहेलियां को शक्ल की दिखाऊंगी। तो मेरे को 2 कापियां सी और कॉपियों के बीच मेरे लड्डुओं का डब्बा रखा हुआ था। तो मैंने वो लड्डुओं का डब्बा निकाला और अपनी बहन को बोला कि ये लो लड्डुओं का डब्बा, अपने टीचर को जाके दे देना और बताना कि मेरा ब्रदर पास नहीं हुआ है, वो पूरे नॉन मेडिकल से फर्स्ट पोजीशन पर आया। So I got 98% from the non medical +1 class. जोरदार क्लैप। तो उसके बाद मैं, अगर आप चाहें तो गूगल कर सकते हो, 2002 में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था मैं नॉन मेडिकल। तो जब मैं पास हुआ नॉन मेडिकल में से, तो फिर हमारे स्कूल में ना एक एनुअल फंक्शन किया जाता है। तो मुझे उस एनुअल फंक्शन पे बुलाया गया। तो वही जो टीचर ने बोला था कि ये फेल हो जाएगा, अब वो माइक पर खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं, मुझे पता था कि ये बच्चा नाम रोशन जरूर करेगा। बोलते मैंने ही इसको बोला था नॉन मेडिकल लेने के लिए। बोलते पूछ लो इससे। मुझे जब माइक पकड़ाया गया, हाँ जी, मैंने बोला यस सर की वजह से पास हुआ हूँ।
अगर सर गाइड ना करते तो आज शायद मैं फेल हो जाता। तो क्यों? क्योंकि अब मैंने कुछ करके दिखा दिया, अब मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया, इसीलिए पूरे स्कूल में वाहोवाही हो रही थी, लोग तालियां बता रहे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसके बाद मेरी थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में सिलेक्शन हुई एंड आई विन द गोल्ड मेडल फ्रॉम द थापर यूनिवर्सिटी पटियाला। आई एम द टॉपर ऑफ द मैथमेटिक्स। जो सब्जेक्ट मुझे बहुत मुश्किल लगता था, जिस सब्जेक्ट में मेरे 33 मार्क्स आए थे, उस सब्जेक्ट में मैंने एमएससी मैथमेटिक्स टॉप किया और उस सब्जेक्ट के चलते चलते 2019 में मुझे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से अवार्ड मिला। तो मेरा यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी फुकरियां मार रहा हूँ आपके सामने कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। मेरा बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर वो नालायक सा जगविंदर सिंह, वो अगर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकता है, अगर वो दुबई में जाकर मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है, अगर वो इतनी अच्छी आपको बातें बता सकता है, तो आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो आप भी अपनी लाइफ में वो कर सकते हो जो आपने सोचा। अब दूसरा रीजन रहा होगा आपके, आप जो बैठे हुए बच्चे हैं, अब दूसरा रीजन एक तो था कि हम तो 10वीं तक नालायक थे, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें तो 10th तक कुछ नहीं आया, अब 2 सालों में हम क्या कर लेंगे। अब अच्छा, अब मेरी बात सुन करके किसको पता चल रहा है कि हाँ मैं भी कर लूंगा अब जो जिंदगी में हो जाएगा? हाथ खड़ा करके बताओ। अच्छा, अभी भी कम ही हाथ खड़े हो रहे हैं यार, इतना जोर लगा दिया मैंने अपनी बात सुनाने के लिए, मुझे पसीना भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा लगता है कि अब आप पास हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है, अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि हमारे घर में इतने पैसे नहीं है कि हम लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है, वो इतनी फीस नहीं भर सकते। ऐसा है, चल रहा है दिमाग में? चलिए अभी वो भी क्लियर करता हूँ आपके। मेरे फादर आर्मी से रिटायर थे, आर्मी से रिटायर थे 1999 में उनकी रिटायरमेंट हो गई, वो रिटायर आ गए। अब हमारा घर टोटली पेंशन के ऊपर चल रहा था उनकी, क्योंकि वो और कुछ करते नहीं थे, उनका सिर्फ पेंशन से हमारा घर चल रहा था। अब पेंशन में वो अपनी वाइफ, मतलब कि मेरी मम्मी के खर्चे भी पूरे करते थे, हम दोनों ब्रदर्स की पढ़ाई उसमें से होती थी, रिश्तेदारी के खर्चे भी उसी से पूरे होते थे। ठीक है, मतलब ये कि टोटल ही पेंशन पे डिपेंडेंट हो गए थे हम लोग, क्योंकि उस वक्त हमारे घर में इनकम ऑफ सोर्स कोई नहीं था। मैं आपको अपने घर की कंडीशन बता देता हूँ। जब मेरे फादर 2012 में एक्सपायर हुए, तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपके सामने, कि जब मेरे फादर 2012 में एक्सपायर हुए तो हमारे घर में 5 कमरे थे। कितने? 2 पंखे थे ऐसी कंडीशन वाले, और एक टूटा सा कूलर था, और एक सेकंड हैंड बाइक था। ये कंडीशन थी हमारे घर में। और आज भी मुझे याद है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सभी के पास मोबाइल था, लेकिन मेरे पास नहीं। बहुत से बच्चे कैंटीन में कॉफी पिया करते थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हुआ करते। 2012 में, आज भी वो डेट मुझे याद है, 19/5/2012 को मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। उस वक्त हमारे घर की कंडीशन ये थी कि घर में सिर्फ 2500 रुपया था। कितना? 2500 रुपीज ओनली। और पूरे 8 दिन के बाद तो जो जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद एक प्रोग्राम करते हैं, तो उस दिन हमारे घर में सिर्फ 2500 रुपए थे, 2500, एंड बहुत से लोग हमारे घर पे आए हुए थे। तो मेरी मम्मी मेरे गले लग के रोने लग गई और बोल रही है कि बेटे, आज सभी रिश्तेदार हमसे मुंह फेर गए, आज कोई हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा, आज हमारे पास सिर्फ 2500 रुपया है। और इतना रो रही थी। मेरे पास भी उस दिन ये ऑप्शन था कि मैं बैठ जाता कि यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, हम तो मर गए, हम तो लुट गए। लेकिन नहीं, मैं अपनी मम्मी से इतना प्यार करता हूँ, आपको मैं बताऊंगा कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ, जो भी हूँ,
जिस दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिला था, वो अवार्ड मैंने आके मम्मी के चरणों में रख दिया था कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। 2012 की बात बता दी, मम्मी इतना रो रही थी कि पैसे नहीं है, तो मैंने उस दिन अपनी मम्मी के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि जिन कागज को टुकड़ों की वजह से जो रिश्तेदार मुंह फेर के गए हैं ना, एक दिन वो आपको फोन करके घर पे आया करें। तो मेहनत की। 2019 में जब मुझे प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिला, और आज आप मेरा घर जाके देखें, 5 कमरों में एसी लगे हुए हैं और अच्छी गाड़ी है घर पे। और जब मुझे प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिला तो वही रिश्तेदार जो हमारी बात नहीं पूछ रहे थे, जो मुंह फेर के चले गए थे, वो मेरी मम्मी को कॉल करके बोल रहे हैं कि भैया के साथ एक फोटो खिंचवानी है, स्टेटस पे डालनी है। ठीक है, तो मैंने उस दिन अपनी मम्मी को बोला था कि आज तुम्हारा वक्त है, जिसके साथ बोलोगी फोटो करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। तो पैसे कम हैं ज्यादा हैं ये मायने नहीं रखता। आज कम है, लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि आगे भी कम ही रहे तो आप ऐसे रीजंस दे सकते हैं। मैं आपको एक एक्टिविटी करवाऊंगा अभी छोटी सी। जब मैं बोलूंगा कि आपने अपने राइट हैंड साइड को देखना है, तो आपने राइट हैंड साइड देखना है। ठीक है, आप अपने राइट हैंड साइड देखिए और मुझे कोई रेड कलर की चीज बताइए कौन सी। देखना है सभी ने राइट हैंड साइड, सिर्फ देखना है, सिर्फ देखना है उस तरफ। रेड कलर की चीज दिखी, शाबाश। अब अपने लेफ्ट हैंड साइड देखना, तो कोई ब्लैक कलर की चीज दिखी। अच्छा, अब सामने देखिए। अच्छा, जब मैंने आपको ये बोला था कि आप उस तरफ को देखिए कि कोई रेड कलर की चीज देखिए, तो क्या आप में से किसी ने भी वहां पर कोई लिखी हुई लाइन पढ़ी? नहीं पढ़ी होगी। जब मैंने बोला कि आप इस तरफ को देखिए कि ब्लैक कलर को देखिए, तो क्या किसी के दिमाग में ये आया कि नहीं हम व्हाइट कलर भी देख लें? नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये है कि जिस चीज पर आप फोकस करते हैं आपको वही दिखाई देती है। आज अगर आप सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहे हो कि हमारे घर में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो याद रखना वो प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं जाएंगी। जिस बात पे हम फोकस करते हैं वही हमारे सामने आएंगे। अगर आप प्रॉब्लम से ध्यान हटा करके अपनी सक्सेस के ऊपर ध्यान दोगे, तो याद रखना आपको हमेशा आपकी सक्सेस नजर आएगी। हेलो, प्रॉब्लम्स पे ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, सक्सेस पे ध्यान दोगे तो सक्सेस नजर आएगी। यही लाइफ का एक रूल है। सभी के घर में गरीबी है, सभी के पास उतना पैसा नहीं रहा जो भी आज लोग कामयाब हुए। आप किसी की भी एग्जाम्पल उठा लो, चाहे आप हमारे महान अब श्री अब्दुल कलाम जी की बात उठा लो, आप किसी की भी बात कर लो, उनके घर में भी वो सोर्सेज नहीं थे। अब क्यों नहीं है वो सोर्सेज, वो कैसे हुए वो कामयाब? क्योंकि अगर आप देखें कि जो जॉकी होता है, जो घोड़े को दौड़ाता है, तो वो उसको बहुत जोर से मारता है, उस घोड़े को बहुत तकलीफ देता है ताकि वो जीत जाए। इसी तरह से हमारा अल्लाह हमें तकलीफ दे रहा है क्योंकि वो आपको कामयाब देखना चाह रहा है। अगर सारी फैसिलिटी वो आपको दे देता, मार लो ताड़ी, अगर सारी फैसिलिटीज वो आपको दे देता तो आपके एक भी पल दिमाग में एजुकेशन के बारे में बात नहीं आती। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जो आपको फर्श से अर्श तक लेके जा सकता है। ठीक है, आज अगर मैं बड़ी बड़ी बातें आपके सामने कर रहा हूं कि मैं दुबई पढ़ाने के लिए जाता हूं, मेरे घर में आज गाड़ी है, मेरे घर में आज एसी लगे हुए हैं, तो अगर आप मेरे में से एजुकेशन को बाहर निकाल दें तो मैं कुछ भी नहीं। सिर्फ एजुकेशन की बदौलत है कि आज आप मेरी बातें सुन रहे हैं। कि आप किसी यहाँ से अगर कोई बंदा पैदल जा रहा होगा और वो आपको बोलने लग जाए, आप बात सुनते उसकी? कभी भी नहीं सुनते। आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपसे बेहतर एजुकेशन हमारे पास। तो ठीक है, मेरी स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप एक मोटिवेशन मिल जाए आपको। अब बात करते हैं आपके ड्रीम्स के बारे में। अब बात करते हैं कि जो आपने सोचा है वो हासिल कैसे हुए। जैसे बहुत से बच्चों ने बोला है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ दूं कि भाई कौन से डॉक्टर बनना चाहते हैं, आंख के, नाक के, दिल के, चमड़ी के, किसके डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये बात भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। आपको स्पेसिफिक रहना होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे गाड़ी चाहिए। अरे भाई कौन सी गाड़ी चाहिए?
मुझे खाना चाहिए। अरे भी क्या खाओगे, स्पेसिफिक बताते हो ना कि मैं रोटी खाऊंगी, या मैं चिकन बिरयानी खाऊंगा या खाऊंगी, या मैं वेज बिरयानी खाऊंगा। आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। सबसे पहले आपने आज जाते ही घर पे जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, वो अपने घर में जाके लिख लेना कि मुझे डॉक्टर बनना। अब भाई कौन सा डॉक्टर बनना है, आंखों का, दिमाग का, नाक का, वो भी लिखना कि मुझे ये डॉक्टर बनना। अब उसके बाद बारी आती है कि अब अच्छा डॉक्टर कैसे बना जा सकता है। उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका क्या नाम है, नीट। जोरदार क्लैपिंग हो जाए, आपको पता है भाई। अच्छा, नीट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम। जोरदार क्लैपिंग। मुझे लगता है कि भिवंडी मुंबई के बिल्कुल पास है, इसलिए आप लोगों को इतनी नॉलेज है ना। तो ज्यादातर 90% लोगों को हम पूछते हैं, सर डॉक्टर कैसे बनोगे, कौन सा पेपर दोगे? बोलते सर जो मर्जी पेपर दे डालो, बस डॉक्टर बनना है। लेकिन आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्पेसिफिक हैं, आपके पेरेंट्स कितने अवेयर हैं कि आप लोगों की चीज की नॉलेज। मेरा मतलब दिल खुश हो गया आप लोगों के सामने ये बातें बताते हुए कि आपको नॉलेज है। अब बेटे नीट जो कि नेशनल लेवल का पेपर, अब तकरीबन 35 लाख 36 लाख लोग उस पेपर को देते हैं। लेकिन आप ही को क्यों सिलेक्ट करें भाई? कब सिलेक्ट हो गया? जब आप एक लिमिट में, एक मेरिट में आएंगे। अब उस मेरिट में आने के लिए, क्योंकि देखो स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जो एंट्री के टेस्ट होते हैं, जहां पर आपने आगे के सक्सेसफुल वे के ऊपर जाना होता है, वो उनकी पढ़ाई बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है। अब स्कूल में ऐसा होता है कि उनको टीचर्स को आपको सिलेबस फिनिश करवाना होता है, क्योंकि उनके ऊपर बोर्ड का प्रेशर रहता है। अब हमें कोई भी एकेडमी, हेलिक्स हो, आकाश हो, या एलन जैसी एकेडमी हम क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि वहां पर जो टीचर होते हैं वो उसके प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे बच्चों को पढ़ाया होता है, उन्होंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, उन्होंने उन पेपर्स को बार बार रीचेक किया होता है, इसलिए उनको एक आइडिया होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो आपको ज्यादा गाइड कर सकते हैं। अब नीट का एग्जाम देने के लिए आपको, वैसे तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि आपको 9 से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इतना बड़े लेवल का पेपर देना है तो आप 2 दिन की तैयारी करके पेपर नहीं दे सकते, तो कम से कम 4 साल तैयारी करें। लेकिन चलिए वो वक्त निकल गया, लेकिन अभी आपके पास 11th में जाओगे तो अब आपके पास 2 साल बने। और अब्दुल हकीम सर भी ऐसा बोलते हैं, और पूरी AHC एकेडमी और आपके सामने ये प्राइम मिनिस्टर अवार्डी बंदा भी आपको बोलता है कि आप हमें अपने 2 साल दो, हम आपको आगे के 20 साल अच्छे देंगे। क्लैपिंग। आप हमें सिर्फ अपने 2 साल दो और आप बोलो कि सर हम आपको समर्पित हैं, हम आपको आगे के 20 साल बेहतरीन देंगे, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आईफोन बहुत महंगा है, तब आपके लिए हर चीज सस्ती हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको हर चीज को सस्ता देखना है तो आपको मेहनत लगेगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हर आदमी संघर्ष से निकला है तो आपको भी उस संघर्ष को फेस करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप में से बहुत से बच्चे हमारी एकेडमी में AHC में आए। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है कि सर मैं ये करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है, मुझे कहीं से नई गाइडेंस मिल रही है, तो आप हमसे कभी भी संपर्क करें। अभी AHC एकेडमी ने, जैसे कि सर ने बताया था, जनवरी में, क्योंकि बहुत से बच्चों का फीस का इशू था, बहुत से बच्चों को लगता है कि उनके पास फीस नहीं है, तो हमने एक टेस्ट रख दिया कि ठीक है भाई आप अपने आप को साबित करो, हम आपको फीस कम कर देंगे। ऐसा ही होता है ना। अब हम गवर्नमेंट तो है नहीं है कि आप हमें वोटें डालो हम आपको राशन पानी फ्री कर देंगे। हम तो टीचर हैं, हम तो आपको यही बोलेंगे कि आप हमारा टेस्ट दो, आप हमें प्रूव करके बताओ। अब किस बंदे पर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, किस बंदे की हम फीस माफ करेंगे? जिस बंदे के अंदर लगन होगी, जो बंदा अपने आप को प्रूव करके बताएगा। अगर हम सभी की फीसें माफ कर देंगे तो एकेडमी का बिजली का बिल, हम लोग जो इतने इतने पैसे सर से ले लेते हैं हर मंथ, है ना, तो वो कहाँ से आएंगे?
तो फीस इसलिए ली जाती है ताकि पूरा सिस्टम चलता रहे, तो इसलिए हमने फीस रखी हुई है। आप हमारा टेस्ट दो, उसमें से टॉप करो, उसमें से अच्छे मार्क्स लेकर आओ। आपने 9th 10th में जो पढ़ाई की है उसी में से हमने क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे मार्क्स लेके दिखाओ, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो यही क्राइटेरिया होगा हर जगह पे। जब आप कामयाबी के रास्ते पर चलोगे तो आपको बहुत से इम्तिहान देने पड़ते हैं। अभी अभी रमज़ान निकला है, तो आपने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम दिया है, आपने रोज़ा रखा है पूरा 1 मंथ, और अगर आप हम जैसे बंदों को बोल दो कि सर आप एक टाइम का खाना छोड़ दो, तो मेरा तो सर दर्द करने लगता है। लेकिन आप लोगों को अल्लाह कितना प्यार करता है कि आप 30 दिन उसको याद करते हुए रोज़ा रख रहे हैं, और कितना बड़ा इम्तिहान दिया है आपने, उससे बड़ा इम्तिहान कोई नहीं हो सकता। भूखे रहने से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं है दुनिया में। अगर आपने वो पास कर लिया तो बाकी के इम्तिहान क्या है आपके सामने? कुछ भी नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ मेरे को क्षमा करना अगर मेरे से कोई वर्ड गलत बोला गया हो, अगर कोई गलती से कोई शब्द ऊंचा नीचा निकल गया हो तो मुझे माफ़ करना। और मैं इस उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप में से बैठे हुए बहुत से बच्चे AHC टैलेंट हंट का एग्ज़ाम देंगे, उसमें से अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, तो मैं अब हकीम सर को बोल करके आपको स्पेशल डिस्काउंट दवा दूँ। ये मेरा वादा है आप। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जोगविंदर सिंह, बेहतरीन लेक्चर दिया आप लोगों को। बहुत सारी बातें बहुत सारे बच्चों को समझ में आई होगी, जो पेरेंट्स जो वालिदैन यहाँ बैठे हुए उनको भी समझ में आई होगी। आप लोग अगर ख्वाहिशमंद होंगे अपने बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए तो मुझसे, आसिफ सर से भी मुलाकात कर सकते हैं। इनके नंबर, इनकी तफसील और जान सकते हैं आप लोग। इसी के साथ मैं आज के AHC के डायरेक्टर अब्दुल हकीम सर से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने एकेडमी के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपके गोशे गुजार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप सब में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है 10th स्टैंडर्ड के है ना? लास्ट तक आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक। तो देखिए, सर ने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर की। मैं भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके सामने रखूँगा और फिर एकेडमी में एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम आज का ये जो सेशन है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के एक वाक़ये से आगाज़ करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबको पता है, जाहिर सी बात है आप सभी को पता हो, ठीक है। तो एक बहुत फेमस वाक़या है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि आप मिस्र गए थे। सबको पता है मिस्र यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिस्र, इजिप्ट, ठीक है। कौन सी कंट्री? इजिप्ट। तो इजिप्ट के बादशाह को एक ख्वाब दिखा। अब मैं बहुत डिटेल में उस कहानी को नहीं शेयर कर रहा हूँ आपसे, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। तो इजिप्ट का जो हुक्मरान था उस दौर का, उसने एक ख्वाब देखा। तो बड़े बड़े लोगों को उसने बुलाया, लेकिन वो ख्वाब की ताबीर नहीं बयान कर सकते। और ख्वाब की ताबीर बयान करना ये एक स्पेशल टाइप का इल्म होता है। इस इल्म से अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नवाजा। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के उस ख्वाब की सही ताबीर बयान की। तो बादशाह खुश हो गया और ताबीर सुनने के बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ऑफ़र दिया कि आप क्या करना चाहते हो बताओ, मैं आपको करवा देता। जाहिर है बादशाह था वो उस दौर का, मिस्र का। तो अब आप सोच के देखिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के पैगंबर हैं, ठीक है। अब बादशाह सामने से ऑफर कर रहा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कि आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, हम वो चीज़ आपके लिए सब अरेंज करके देते। अब अगर आप या हम अपनी अकल से सोचे कि वो क्या मांगते, जाहिर सी बात है अल्लाह के पैगंबर थे, तो शायद वो ऐसा मांग लेते कि उनको एक
इदारा दे दिया जाए जहाँ पे वो अल्लाह का मैसेज आगे प्रोवाइड कर सके। लेकिन ये नहीं मांगा हजरत यूसुफ ने, बहुत गौर करने की बात। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त क्या मांगा बादशाह से कि मुझको जो है मिस्र के माले खजाना का गवर्नर बना दिया जाए। जो खजाना जमा होता था मिस्र का, जिसको आज हम खजाने का गवर्नर यानी जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको जो मैनेज करते हैं वो गवर्नर है, वो रिजर्व बैंक। तो उस दौर के हिसाब से वो पोस्ट हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चुनी थी। अब इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत शामिल थी। अगर आप सोचे कि एक वक्त के पैगंबर ने ये ओहदा क्यों मांगा बादशाह से, ठीक है, माले खजाना की चाबी ये क्यों मांगी हो, तो उसकी वजह ये थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म में था कि आगे मिस्र में जो है कैद पड़ने वाले। कैद किसको बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रॉट का सीजन आने वाला, इंग्लिश में अगर मैं बताऊं, यानी बारिश बिल्कुल खत्म, अनाज वगैरह का जो कारोबार है वो एकदम जीरो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म में ये चीज थी कि आगे जाकर मिस्र में जो वक्त आने वाला है वो ड्रॉट का है, उसमें बिल्कुल भी क्रॉप प्रोडक्शन जीरो रहेगा, उसमें कोई अनाज नहीं उगेंगे, उसमें कुछ भी ग्रो नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल जीरो रहेगा मिस्र। तो ऐसे वक्त को गुजारने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसको इकोनॉमिक्स का इल्म, जिसको हम बोलते, उसको उर्दू में आप लोग क्या बोलेंगे बताइए? जी बिल्कुल सही। तो माशियात का इल्म एकदम अच्छे से जो शख्स को आता है वही गवर्नर की पोजीशन संभाल सकता है और वही मिस्र को उस टाइम बचा भी सकता है। तो उस दौर की जरूरत के हिसाब से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पोस्ट सिलेक्ट। बहुत सोचने वाली बात। अब आज का ये जो दौर हम लोगों के सामने है, इसकी जरूरत क्या है? इसकी बहुत बड़ी जरूरत है इल्म हासिल करना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोगों में से अक्सर लोग इल्म से दूर हैं। तो अगर हम कुरान को और इन किस्सों को सही ढंग से पढ़े तो इनमें अल्लाह की बहुत एक अहम हिकमत छुपी है। जैसे ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स का जो इल्म है वो पूरा दुनियावी इल्म, उसमें दीनी इल्म का कुछ कनेक्शन नहीं है। जैसे हम लोग मदारिस में कुरान पढ़ते हैं, अंजुमन में कुरान पढ़ते हैं, इसका इकोनॉमिक्स के इल्म से कनेक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी वक्त के पैगंबर ने वो पोजीशन सिलेक्ट, क्यों? क्योंकि उस दौर की जरूरत। अगर वो पोजीशन वो हैंडल करते तो दीन अच्छे तौर से इजिप्ट में फैलता, और वो हुआ, उन्होंने अपना काम सरंजाम दिया। तो ऐसे ही हम लोगों को वक्त की जरूरत समझने बहुत जरूरी है। अगर हम वक्त की जरूरत समझने में नाकाम रहे तो हम क्या हो जाएंगे? वक्त से पीछे हो जाए, हर शोबे में पीछे होते जाए। हम लोगों ने असल में क्या कर दिया है कि जो इल्म हासिल करने को हमको कहा गया, हमने इल्म के दो कैटेगरीज कर दिए हैं कि ये दुनियावी इल्म है, ये दीनी इल्म। और अक्सर लोग सोचते हैं कि दुनियावी हासिल करना, अभी आ रही है आपको आवाज? ठीक है। तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि दुनियावी इल्म हासिल करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। एक और मिसाल मैं आपको हमारे प्यारे नबी की बताता हूं, जिसमें उन्होंने दुनियावी इल्म का भी कितना इंपॉर्टेंस शेयर किया है। अच्छा, इस्लाम आप सबको पता है कि सऊदी अरेबिया से स्टार्ट हुआ, सभी को पता है। हमारे नबी की तालीमात वहां से शुरू हुई, लेकिन आज कौन से कंट्रीज तक तालीमात है? चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया। अब क्या इन मुल्कों में अरेबिक बोली जाती है? बताइए आप। क्या यहाँ पे अरबी जुबान बोली जाती है इन मुल्कों में? नहीं। लेकिन सहाबा इकराम यहाँ तक गए थे दीन फैलाने, तो जाहिर सी बात है उन्होंने क्या सीखे? लैंग्वेज सीखी थी लोकल कम्युनिटी की। जैसे कोई बंदा अगर चाइना जा रहा है कारोबार करने या कुछ भी करने, तो उसको क्या सीखना पड़ेगा? चाइनीज सीखनी पड़ेगी। कोई मलेशिया या इंडोनेशिया अगर कोई जा रहा है तो उसको वहां की लोकल जबान सीखनी है। कोई फ्रांस जा रहा है तो उसको फ्रेंच सीखनी है। तो ये सब कौन से इल्म में आते हैं? ये दुनियावी इल्म।
तो दुनियावी इल्म का अपना एक मकाम है, बेशक दीनी इल्म का मकाम उससे ज्यादा है, लेकिन दुनियावी इल्म का भी मकाम है। तो अगर हम ये समझे कि हम दुनियावी इल्म नहीं हासिल करेंगे तो क्या होगा कि हमको लोग पीछे कर देंगे और हम जो है एक मेजर ग्रुप से पीछे हो जाएंगे और हम बहुत सारी चीजों में कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हम सबको दुनियावी इल्म के साथ दीनी इल्म के साथ दुनियावी इल्म की भी मेहनत दुनियावी इल्म के लिए भी करनी पड़ेगी और वो डिग्रियां भी हासिल करते हो। अब दूसरा इल्म का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, इल्म क्या करता है, लोगों को अपना मोहताज बनाए रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो डॉक्टर्स बनने का सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आप तो बहुत सारे लोग आप में से बहुत सारे लोग इस चीज के ख्वाहिशमंद है कि वो डॉक्टर बने। अब मान लेते हैं कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, बहुत अच्छे न्यूरोसर्जन बन जाते हैं, तो क्या होगा, दुनियावी लोग आपके मोहताज बन जाएंगे। किसी को भी कोई बड़ी दिल की बीमारी होगी तो किसके पास आएंगे, पहले आपके पास। किसी को कोई नर्वस सिस्टम में फेलियर होगा, किसके पास आएंगे, आपके पास। तो इल्म क्या करता है, लोगों को अपना मोहताज बनाए रखता है। और जो शख्स इल्म से दूर जाने की कोशिश करता है वो खुद लोगों का मोहताज बने रहता है। फिर सारी जिंदगी इसको सेठ बोलना है, उसको सर बोलना है, इसके पीछे भागना है, उसके पीछे भागना है। क्यों? क्योंकि खुद इल्म सीखने की कोई कोशिश नहीं की, तो फिर बाद में ये हाल है। तो इसीलिए ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आपको चाहिए कि दीनी इल्म के साथ आपने दुनियावी इल्म का पूरा हासिल करने का इरादा करना चाहिए और एक अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। तो डॉक्टर बनने के लिए अब मुझे बताइए, नीट की एग्जाम, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं नीट की एग्जाम में? 3। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और 6 केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स। अब इन 3 सब्जेक्ट्स में बायो का वेटेज पेपर में ज्यादा होता है, 360 मार्क्स का बायो आता है और 180 मार्क्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। ठीक है। अब इसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट हासिल करनी है, जितने भी लोग नीट के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सीट हासिल करना चाहते हैं तो आपको 720 में से एटलीस्ट कम से कम कट ऑफ के हिसाब से 550 से ज्यादा तो लाने ही पड़ते हैं, कम से कम। ठीक है, 550 कम से कम कट ऑफ होता है या उससे ज्यादा होता है कई बार। तो 550 से ज्यादा आपको मार्क्स लाने हैं गवर्नमेंट की सीट के लिए। तो कैसे आएंगे ये मार्क्स? मेहनत करके आएंगे, 2 साल, खुद से पढ़ के नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये एज ऐसी होती है 11th और 12th की कि आपको कोई टीचर का गाइडेंस रिक्वायर होता है। आपको टीचर की गाइडेंस में ही पढ़ना होता। बहुत कम लोग ऐसे ऑनलाइन पढ़ के सक्सेसफुल होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग आप में से अगर आप अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ठीक है। तो जो भी लोग मेडिकल करना चाहते हैं उनको नीट की एग्जाम दें। और तैयारी कब से करनी है? 10th खत्म होने के फौरन बाद। अच्छा, अगर कोई ऐसा है कि 12th में है और अब तक तैयारी नहीं की है तो उनके लिए फिर ऑप्शन होता है रिपीटर्स बैच, जिसमें 1 साल में 11th 12th का पूरा सिखाते हैं। तो वो रिपीटर कोर्स भी हमारे एकेडमी लेती है। वो कोर्सेज की तफसीलात मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन जो लोग 10th में है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नीट करना चाहते हैं तो अभी से ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और बहुत से लोग हमें क्या करते हैं कि 10th के रिजल्ट के लिए रुके रहते कि 10th का रिजल्ट आएगा, फिर हम रिजल्ट देखेंगे, फिर हम सोचेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे। जब तक कितना टाइम निकल जाता है, 3-4 महीने चले जाते। पेरेंट्स भी रिजल्ट के लिए रुके हैं, बच्चा भी रिजल्ट के लिए रुका। तो ऐसे नहीं करना है, पहले ही सोच लेना है और एकेडमी ज्वाइन कर लेनी है। क्योंकि 10th का रिजल्ट बाद में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। मैं आपको बताता हूं, मैं खुद IIT गुवाहाटी से पढ़ा हुआ हूं। बाद में जब भी आप जॉब इंटरव्यूज कहीं भी जाते हैं, 10th और 12th का भी रिजल्ट कोई नहीं पूछता है। जो रिजल्ट्स देखे जाते हैं वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट, जैसे नीट का रिजल्ट, JEE का रिजल्ट, महाराष्ट्र CET का रिजल्ट। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने दिए जिसमें 20 लाख बच्चे बैठे, 10 लाख बच्चे बैठे, उनके रिजल्ट देखे जाते। क्यों?
क्योंकि इंटरव्यू वाले को भी पता है 12वीं बोर्ड के एग्जाम सेंटर के क्या हाल है, वो चिट फेंक फेंक के लोगों को पास करा रहे हैं, तो वो रिजल्ट क्यों देखेंगे आपका? वो इतना बेवकूफ थोड़ी है सामने वाला। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे मिलेंगे जो 12th स्टैंडर्ड में 99% है लेकिन कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कॉपी से पास हुए। तो वो रिजल्ट्स आपके नहीं देखे जाएंगे, इसलिए उन रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत भी नहीं। आपको आज के दौर में ये चाहिए, कंपटीशन के दौर में, कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस करें और मेहनत करें। अच्छा, मेहनत कैसी करनी चाहिए, इसके लिए एक आपको शॉर्ट स्टोरी बताता हूं। आप सबने यूसेन बोल्ट का नाम सुना है? बहुत से लोगों ने सुना होगा। यूसेन बोल्ट का नाम कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, क्या करता है यूसेन बोल्ट? हाँ, एक रनर है, एथलीट है, ठीक है। 100 मीटर, 200 मीटर, ये सब रेसेस भागता है ओलंपिक्स। तो यूसेन बोल्ट का 100 मीटर्स भागने का लगभग 9 सेकेंड, यानी 9 सेकेंड या लगभग 8 सेकेंड के अंदर वो 100 मीटर्स की दौड़ लगा ले। और जब एवरेज, मान लो आप लोगों में से कोई बहुत अच्छा भागने वाला भी अगर हो तो उसको 15 सेकेंड लगेंगे। मैं आपको एकदम एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को 15 सेकेंड लगेंगे, वो 9 सेकेंड में भाग ले। अब यूसेन बोल्ट, ये जो रनर है, इसने जितने भी रेस भागे हुए हैं, अगर आप इन रेसेस को कंबाइन भी कर दो, यानी 9 सेकेंड 9 सेकेंड 9 सेकेंड, इन सबको जोड़ दो, तो ये यूसेन बोल्ट ने 2 मिनट से भी कम भागा है अपनी पूरी जिंदगी में ओलंपिक्स में। 2 मिनट से भी कम, क्योंकि 9 सेकेंड में एक रेस खत्म हो जाती, फिर अगली रेस 9 सेकेंड, फिर अगली रेस 9 सेकेंड, तो 2 मिनट से भी कम भागा है। और इस 2 मिनट से भी कम भागकर वो $1 ट्रिलियन उसने जीत लिए, क्योंकि फर्स्ट आता है वो हर रेस ओलंपिक्स। तो इसी तरह ये यूसेन बोल्ट से किसी क्वेश्चन करने वाले ने क्वेश्चन किया कि आपने जो है 2 मिनट से कम आप रेस भागे और इतने पैसे कैसे जीत ली? तो यूसेन बोल्ट गुस्सा हो गया। तो उसने जवाब इंटरव्यू करने वाले से पूछा कि तुझे ये हक नहीं बनता है कि तू मुझे इस तरीके का सवाल पूछे, क्योंकि बजाहिर आप लोगों को ये दिख रहा है कि यूसेन बोल्ट जो है 2 मिनट से भी कम भागा है, लेकिन उसके लिए उसने 15 साल मेहनत की है। 15 साल मेहनत बंद कमरों में की है। वो खुद रनिंग करता है रोज सुबह उठ के 5 बजे। उसका डाइट है, उसने कभी मीठा नहीं खाया, उसने कभी आइसक्रीम नहीं खाया। ये मेहनत आपने नहीं देखी। आपने बस क्या देखा है कि ये 9 सेकंड में भाग ले रहा है, इतने पैसे जीत जाए। यानी हम लोग सीधे रिजल्ट देख रहे हैं। हम लोग उसके पीछे जो मेहनत लगती है, जो फोर्स लगता है, जो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, इसको हम नहीं जानना चाहते। हम सिर्फ रिजल्ट के पीछे जानना चाहते हैं। अरे ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, बस। लेकिन जो मेहनत, जो एफर्ट्स आपको डालने अंदर, वो नहीं डाल रहे, तो वो एफर्ट्स जब तक आप नहीं डालेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेस स्टोरी के पीछे जो है बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं जो आपको खुद से पुट इन करना पड़ता। जब तक आप ये एफर्ट्स नहीं डालेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये स्टोरी से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये जो आने वाले 2 साल हैं, एक 11th का साल और एक 12th का साल, ये 2 साल आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करना पड़ेगा। और चाहे वो यहाँ हो या बाहर हो। तो अगर आप AHC अकेडमी मालेगांव में आते हैं तो वहां अगर आप पढ़ते हैं तो 2 साल आपको बहुत मेहनत से पढ़ना है अगर आपको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट, सब लोग रिजल्ट देखते हैं, मेहनत कोई नहीं देखता। मेहनत 2 साल की पूरी मेहनत लगती है, ठीक है। और गर्ल्स और बॉयज के लिए मालेगांव में हमने AHC अकेडमी में सेपरेट हॉस्टल बनाए हैं, जिसमें इस्लामी तरीकों पर पूरे पर्दे के साथ गर्ल्स का एकदम सेपरेट हॉस्टल है, जिसमें लेडीज वार्डन है, डाइनिंग रूम है, नमाज वगैरह की फैसिलिटीज है, आप सब लोग देख सकते हैं। और सर भी आपको उसकी तफसीलात अगर आप जानना चाहते हैं तो मुर्तुजा सर या आसिफ सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 साल की मेहनत है। और रिपीटर्स का जो कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए 1 साल आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो ये मेहनत आपको पुट इन करना पड़ेगी जब नीट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। जब तक आप मेहनत पुट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अब एक और जो प्रॉब्लम हमारे यूथ के साथ है, जो 10th स्टैंडर्ड के हैं, जो 11th स्टैंडर्ड के, जो 12th स्टैंडर्ड के यूथ है, इनके साथ एक और प्रॉब्लम क्या है? डिप्रेशन। यानी कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो क्या हो जाते हैं? डिप्रेस हो जाते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं,
या निराश हो जाते हैं, खाना ही नहीं खाएंगे, पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे। तो ये जो डिप्रेशन का जो फैक्टर है यूथ के अंदर, 11th, 10th, 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चों के अंदर डिप्रेशन का फैक्टर है, इसकी मेन वजह क्या है, इसको भी देखने की हम कोशिश करते हैं। देखो, कामयाबी के लिए जो दो चीजें लगती है, उसमें से जो ये डिप्रेस्ड लोग होते हैं उनके पास एक ही चीज होती है। इनके पास क्या होता है? इरादा होता है। जैसे आप में से बहुत से लोगों के पास इरादा है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इरादा सबके पास, चलो इरादा हो, लेकिन क्या इरादा से ही आप कामयाब हो जाएंगे? नहीं, इरादा सबने कर लिया है लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं और फिर डिप्रेस हो जा रहे हैं, क्योंकि मेहनत के बगैर रिजल्ट नहीं आएगा। तो इरादे के साथ एक और चीज मिसिंग है आप लोगों को, वो मिसिंग चीज है जिद। जिद मिसिंग है। अच्छा, ये करना है, आज डिसाइड कर लिया, कल फिर आपने छोड़ दिया उसको कि यार छोड़ देते हैं। आज डिसाइड कर लिया, एक हफ्ते तक जोश है, उसके बाद फिर से जोश खत्म। यानी जिद आपकी कंटिन्यूड नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं, कंसिस्टेंसी मिसिंग है। इस वजह से हम लोगों के क्या हो रहे हैं? रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार 10th में इतने मार्क्स आने चाहिए थे, वो नहीं आ रहे। क्यों? पढ़ाई हम थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे, रोज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को हमेशा टिप देता हूँ कि अगर आपको अपने लाइफ में किसी भी चीज में रिजल्ट देखना है ना, तो आपको वो चीज रोज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जाडी सी एमबीबीएस की बुक देख लेते, तो किसी ने भी वो एमबीबीएस की बुक एक दिन में नहीं पढ़ी। आपको गोल सेट करना पड़े कि मैं इसका एक पेज पढ़ूंगा या मैं इसका एक पेज पढ़ूंगी, लेकिन मैं ये एक पेज रोज पढ़ूं। तो इससे क्या होगा? आप देखेंगे कि 1 साल बाद आपने कई सारे पेजेस पढ़ लिए हो। तो आपको छोटे छोटे गोल सेट करने की, आज के दिन हम क्या करेंगे, आज के दिन ऐसा गोल सेट करना है। आज का दिन हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं कि 1 साल बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, वो तो सबके दिल में इरादा है, लेकिन छोटे गोल्स आप लोग नहीं डिसाइड कर। आज के दिन में ये लेसन खत्म करूंगा। तो छोटे गोल जो लोग डिसाइड करके रखते हैं ना, वो आगे जाने के बाद बहुत बड़ी मंजिल तय कर लेते, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके। क्योंकि बड़ा गोल देखने में बहुत दूर लगता है, ऐसा लगता है कि वहां तक कब पहुंचेंगे, आप हिम्मत हार जाते। जैसे आप हाफिज है कोई आप लोगों में? अच्छा, जैसे ये माशाल्लाह तो 30 पारे याद करना है, बहुत बड़ा गोल है। कुरान मजीद के 30 पारे याद करने हैं, बहुत बड़ा गोल। तो स्टार्ट करेंगे ना आप, तो आपको लगता है कि यार इतना बड़ा गोल नहीं होना, छोड़ दो। लेकिन इसके अलावा आप एक अलग तरीके से सोच के देखो। आप ये कीजिए कि आज के दिन मैं बस 1 या 2 लाइन याद करूंगा, 1 या 2 लाइन याद करूँ कुरान, और ऐसे फिर आप रोज कीजिए। तो आप क्या देखेंगे, पूरा कुरान तो याद होना एक अलग चीज है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ सालों बाद एटलीस्ट 1 पारा आप याद करें। तो जो चीज बिल्कुल नहीं होने वाली थी, उसका आपने 1 पारा तो याद कर लिया कम से कम। तो ये कैसे हो पाया कि आपने छोटे गोल्स अपने लिए सेट, बड़े गोल सेट किए। तो डायरेक्ट बड़ा गोल सेट करने से क्या हो जाता है, इंसान निराश हो जाता है। जब बहुत बड़ा लगता है नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या करो, लाइफ में अपने लिए छोटे गोल्स सेट करो। आज क्या करेंगे या आज क्या हो सकता है हमसे, वो सोचो, उसको उस दिन कंप्लीट। फिर अगले दिन का गोल अपने लिए सेट, यार अब हम क्या करेंगे, इस दिन को कैसे बिताना है, इस दिन में क्या चीजें करनी है, उस दिन का गोल सेट करो। फिर 3rd डे पे, तो इस तरीके से अपने आपको फ्रेम करना है कि आप छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करें और आगे। तो ये कामयाबी के लिए बहुत अच्छा टूल, छोटे गोल्स डिसाइड करना और छोटे गोल्स को बार बार अचीव करना। इससे क्या होता है, इंसान बहुत आगे चल जाता है एक लंबे रेस। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया, इसको आप याद रखिए। और कंसिस्टेंसी, आखिरी में कंसिस्टेंसी की एक आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ, फिर एकेडमी के बारे में कुछ तफसील बताता हूँ। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है, एक चीज को लगातार करना, एक चीज को लगातार करते रहना। यानी एक पेज पढ़ रहे हैं तो रोज पढ़, या एक काम कर रहे हैं तो उसको रोज उस तरीके से करना। अच्छा, आपकी जिंदगी में कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी मिसाल क्या है, नमाज। आप सब लोग नमाज पढ़ते हैं,
कितने टाइम पढ़ते हैं देखो? 5। तो हम लोग असल में क्या करते हैं, हम लोग उसके रूहानी बेनिफिट्स पे कुछ ध्यान नहीं देते, बस आए मतलब सजदे कर लिए भाग। हम ये नहीं सोचते कि नमाज हमको क्या सिखा। तो नमाज सबसे पहले कंसिस्टेंसी सिखा कि एक चीज आप दिन में 5 बार कर रहे हैं, वो चीज को लगातार रिपीट कर रहे हैं, तो उसका एक बेनिफिट क्या है कि आपको पता है कि एक चीज अगर इम्पोर्टेंट चीज रोज की जाए तो उससे कितना बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में, तो उसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंसिस्टेंसी किस हद तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक नदी है अमेज़न, ठीक है, क्या नाम है इस रिवर का? अमेज़न। तो अमेज़न बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी। यानी आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो अमेज़न के बारे में आप पता करेंगे कि कितनी बड़ी नदी है, अफ्रीका के जंगल से होते हुए जाती है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर्स में से। अब ये अमेज़न जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है ना, जहां से अमेज़न शुरू होता है, तो कैसे शुरू होता है अमेज़न? पानी के बूंद के गिरने से, पानी का बूंद गिरने से। एक पानी का बूंद गिरा, फिर 10 सेकेंड बाद अगला पानी का बूंद गिरा, फिर 10 सेकेंड बाद अगला पानी का बूंद गिरा। तो अगर आप ये अमेज़न नदी के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाकर बैठ जाए तो आप क्या सोचेंगे, इससे इतनी बड़ी नदी बन गई, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बूंद गिर रहा है, फिर 10 सेकेंड रुक रहे, फिर अगला बूंद गिर रहा है, फिर 10 सेकेंड रुक रहे, फिर अगला बूंद गिर रहा है। तो इतनी बड़ी नदी किससे बन गई? तो उसकी वजह ये है कि ये जो बूंद गिरते जा रहे हैं ये हजारों सालों से जा रहे हैं। तो अमेज़न जो नदी बनी है, हजारों साल बूंद गिरते जा रहे हैं, वो कलेक्ट होते जा रहे हैं और फिर ये अमेज़न बनी। तो आपकी लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपकी रोजमर्रा की मेहनत काउंट करती है और एंड में उसका रिजल्ट आपको नहीं। तो आपको रोज अपने लिए गोल सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप नीट प्रिपेयर करें या ना करें, जेई प्रिपेयर करें या ना करें, लेकिन आज के प्रोग्राम से आप एक चीज जरूर सीख लीजिए कि आपको अपनी जिंदगी में रोज एक गोल जरूर सेट करना है और उसको कंप्लीट करके ही है। चाहे वो आपके साइंस टेक्स्ट बुक का एक पेज पढ़ना हो, चाहे मैथ्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन उस गोल को आपको डेफिनेटली कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अकेडमी के कुछ इम्पोर्टेंट चीजों पे कि अकेडमी कैसे रन करती है, क्योंकि अभी जोहर का भी टाइम हो रहा है तो मैं देर में अपनी बात खत्म कर दूंगा। तो हमारी जो अकेडमी है AHC अकेडमी, ये मालेगांव में रन करती है। इसमें हम लोग नीट जो मेडिकल की एंट्रेंस, JEE जो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस और MHCET में भी बायो होता है, उससे आप लोग फार्मेसी और नर्सिंग और ये सब अलग अलग जो मेडिकल डॉक्टर छोड़ के जो मेडिकल लाइन के कोर्सेस है उसमें जा सकते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी हमारी एकेडमी कर रही है। इसमें 11th का कोर्स, 12th का कोर्स और रिपीटर का कोर्स, सब कोर्सेज शामिल। अच्छा, इसमें गर्ल्स के लिए जैसा मैंने कहा एक सेपरेट हॉस्टल है, इसमें उनको बेडरूम्स, कूलर्स, डाइनिंग एरिया, मेस वगैरह सब सहूलत उसमें प्रेजेंट। उसके अलावा नमाज पढ़ने का रूम और ऐसे ही बॉयज के लिए भी। अच्छा, हमारे एकेडमी का एक एंट्रेंस एग्जाम AHC टैलेंट है। ठीक है, तो आप लोगों में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो या तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए या तो सर से कांटेक्ट कीजिए। तो अगर आपके स्कूल से 50, 60, 100 ऐसे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे AHC टैलेंट का देने, तो हम यहीं आके एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे किसी संडे के दिन। या अगर आप लोगों में से कुछ लोग इंटरेस्टेड है तो खुद मालेगांव आके एग्जाम दे सकते हैं, इससे आपकी जो फीस है उसमें कम होगा। यानी AHC टैलेंट में अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको साल भर सिर्फ 30,000 फीस लगती, अगर आप AHC टैलेंट में बहुत अच्छे मार्क्स लाते। वैसे हमारी ओवरऑल फीस है 60,000 नीट के कोर्स, लेकिन वो आप जितने अच्छे मार्क्स टैलेंट के एग्जाम में लाएंगे उतनी ज्यादा फीस रिड्यूस होगी। जो टॉपर्स रहते हैं उनको हम 20,000, 30,000 में भी ये कोर्स पूरा करवाएं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको लगता है 10th स्टैंडर्ड के आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप जरूर कर सकते हैं, तो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस पे टेस्ट करें, तो आप जरूर इसको दीजिए और इसके बेनिफिट्स हासिल कीजिए। अच्छा, एक एग्जाम मुझे जो लगा आप लोगों को शायद नहीं पता है, वो JEE
उसके बारे में मैं एंड में बता दूँ। तो इंजीनियरिंग अगर आपको इंडिया में करनी है, केमिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, तो इसके लिए सबसे अच्छे कॉलेज होते हैं IIT। अब आप एक IIT से बहुत करीब है, पवई एरिया में गए आप लोग? पवई में गए? बम्बई में पवई, तो पवई में एक IIT है, IIT पवई बहुत फेमस है। जैसे ही पवई लेक के पीछे ही आपको दिख जाता है, बड़ा सा कैंपस है उसका। तो ये IITs जो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडेड कॉलेजेस होते हैं। इसमें बहुत कम फीस होती है, लेकिन इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम है JEE ये बहुत टफ होती है। तो इसके लिए भी नीट की जैसी ही तैयारी लगती है 2 साल। एक सब्जेक्ट का फर्क होता है, नीट में फिजिक्स केम बायो है, IIT के लिए फिजिक्स केम मैथ्स पढ़ना होता है। तो अगर आपको IIT में जाना है तो JEE देनी है। IIT के बाद जो दूसरे नंबर पे कॉलेजेस आते हैं उनको बोलते हैं NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस है इंजीनियर। इंडिया में इनसे ऊपर कोई इंजीनियरिंग का कॉलेज नहीं। जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी डिग्री को वैल्यू नहीं होता है, जो वैल्यू जिसकी डिग्री को होता है वो है गवर्नमेंट की कॉलेज। और गवर्नमेंट की कॉलेज में जाने के लिए आपको JEE या महाराष्ट्र CET देना पड़ेगी इंजीनियरिंग। और नीट के लिए तो खैर बहुत सारे कॉलेजेस है, उसमें टॉप होता है एम्स, आप सबको पता है। एम्स में जाने के लिए भी नीट है, और बाकी गवर्नमेंट और प्राइवेट MBBS के लिए नीट एग्जाम। तो नीट के बारे में आप सब जानते थे। JEE के बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। इंजीनियरिंग, जिनको टॉप लेवल की इंजीनियरिंग करनी है तो आपने JEE एग्जाम सिलेक्ट करना चाहिए, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE, और उसकी मेहनत 2 साल करनी चाहिए। और ध्यान रखिए, इन एग्जाम्स की मेहनत आप खुद से नहीं कर सकते। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ये रिस्क मत लीजिए, वरना आप 2 साल बाद पछताएंगे कि मैंने खुद से मेहनत की। इसके लिए आपको टीचर की हेल्प लगेगी, मतलब लगेगी 100% आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोई ना कोई टीचर्स की गाइडेंस लगेगी। तो हमारी एकेडमी मालेगांव में ये रोल प्ले कर रही है। आप खुद मालेगांव आके देख सकते हैं, और एग्जाम भी मालेगांव में दे सकते हैं। वरना अगर यहाँ से ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड है तो हम अगले संडे यही एग्जाम कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं। हमने वैसे मुर्तुजा सर से बात की, तो आप लोग उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप, कोई सवाल किसके पास? थोड़ा आगे आ मिलती और क्या देखिए, लैब टेक्नीशियन जो अगर बनना चाहते हैं, ठीक है, पहली बात तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा बड़ा गोल रखें, यानी आप MBBS का गोल रखें, ठीक है, आपका लैब टेक्नीशियन का गोल। लैब टेक्नीशियन के लिए जो एग्जाम है महाराष्ट्र CET भी एक्सेप्ट होती है, नीट का भी स्कोर एक्सेप्ट होता है, और हर एक कॉलेज के लिए उनकी प्राइवेट एग्जाम होती है, ये कोर्सेज वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन मेरा आपको ये सजेशन देगा कि आप बड़ा गोल रखिए। आपको जैसे लैब टेक्नीशियन यानी बायोमेडिकल में जाने हो तो आप MBBS की तैयारी कीजिए, उससे आप ये सारे एग्जाम दे पाए। जो भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, नीट का सिलेबस और इन एग्जाम्स का सिलेबस, फार्मेसी और ये लगभग सेम सिलेबस, CBSE बोर्ड का सिलेबस। तो आप उसकी अगर तैयारी करेंगे, ये सारे एग्जाम्स आप दे पाए, ठीक है। CET का स्कोर भी फार्मेसी और लैब टेक्नीशियन में यूज होगा। CET बायो से, महाराष्ट्र CET बायो से अगर आप देखें, और नीट के भी मार्क्स होता, लेकिन वो आसान है बनना, डॉक्टर बनना टफ है। तो आप बड़ा गोल रखिए, छोटे गोल्स अपने आप अचीव कर लें, ठीक है। ये आपके लिए सब। और कोई तो DMLT बनना इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से बन जाएंगे। अगर आप अच्छे से 11th-12th में साइंस पढ़ेंगे तो आराम से आप DMLT बन जाएंगे, ठीक है। और किसी का कोई और क्वेश्चन है? जल्दी से पूछिए। अच्छा, एक और चीज आपको बता देता हूँ, नीट के जो स्टूडेंट्स है, जैसे सर ने अभी एक्सप्लेन किया, मैथ्स आपको छोड़ने नहीं वाला है एंड तक। तो मैथ्स फिजिक्स में रहता है, पूरा फिजिक्स मैथ्स ही है इनफैक्ट। तो हम क्या करते हैं कि नीट में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको स्टार्ट ही हम बेसिक मैथ्स से करवाते हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ा। और आपको बता दूं कि मालेगांव में JEE के जो टॉपर्स हैं अभी इस साल के, वो हमारे एकेडमी से ही आए हैं। एक यसीरा है, अंसारी यसीरा,
और एक लकी मनोज चावल, ये 2 टॉपर्स है मालेगांव जेडब्ल्यू के, वो हमारे अकेडमी से। और पिछले साल नीट में रौनक के 620 मार्क्स आए थे हमारे अकेडमी से, 720 में से 620 मार्क्स, तो उनको भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज देता है। तो ऐसे ही अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं और कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। 2 साल की पढ़ाई करेंगे 11th और 12th, और जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के मार्क्स आने से पहले। ऐसे नहीं कि आप जून जुलाई तक अपना वक्त जाया करके बैठ जाएगा, ऐसे नहीं कर। कोई और क्वेश्चंस? क्वेश्चन है बेटे, अरे कोई भी पूछ लो, क्वेश्चन तो पूछ लो, फ्री का ही है, पूछ लो ना, बोलो, शायद बन जाएगी। अरे यार तुम पूछ मुझे क्या बोल रहा है ये बताओ। अच्छा, किसी और को कोई क्वेश्चन है? हाँ बेटे आगे आ जाओ, आगे थोड़ा सा आगे। यूपीएससी में जी सिविल इंजीनियर, देखो सिविल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर अगर आपको बनना है तो एग्जाम्स में पहले ही बता चुका हूँ, महाराष्ट्र सीडी और जेडब्ल्यू। असल में होता क्या है, इंजीनियरिंग की फील्ड आप पहले से डिसाइड करके नहीं रख सकते, क्योंकि जो फील्ड आपको मिलेगी वो इसके मार्क्स पे मिलेगी, जेडब्ल्यू के मार्क्स। यानी आप मान लो सोच लो कि आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से आपको मैकेनिकल मिल रहा है तो आपको मैकेनिकल लेना पड़ेगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो जितने भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है उसमें अभी सबसे ज्यादा जो फील्ड चल रही है, जो टॉपर्स को मिलती है, वो है कंप्यूटर साइंस। वो अभी सबसे ज्यादा उम्मीद पे IIT NIT या जो भी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का एकदम हाई कट ऑफ जाता है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, फिर इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग है, फिर मैकेनिकल है, फिर सिविल है, फिर तो ये कट ऑफ के हिसाब से आपको मिलती है। तो अगर आपको सिविल करना है तो वही प्रोसेस है, MHCET JEE की एग्जाम देनी है और उस हिसाब से आपको कोई कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग मिलेगी, उसके बाद उसके स्कोर पे मिलेगी, अपने स्कोर पे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई पेरेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। देखिए सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जेईई का एग्जाम कब होता है। अभी फिलहाल जेईई 2 फेज में होता है, फेज 1 फेज 2 जेईई मेंस। एक एग्जाम होता है जनवरी में, दूसरा एग्जाम अभी जस्ट अप्रैल के मंथ में, तो अभी 2 बार हो रहा है साल, और उन दोनों में से आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना, यानी दोनों देने हैं स्टूडेंट्स को, जो भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसको जेईई काउंट करेगा। तो साल में 2 बार दे सकते हैं आप जेईई, और हाँ 12 अपीयर करने के बाद 2 बार साल जेईई मेंस का एग्जाम। और मार्च में पेपर हो जाएंगे। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th के स्टैंडर्ड में ही होते हैं, 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद। ठीक है, और कोई एग्जाम क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? ठीक है फिर, आप लोगों में से जो भी नीट और जेईई में इंटरेस्टेड है, अगर आप एड्स अकेडमी का स्कॉलरशिप पेपर देना चाहते हैं तो सर से कांटेक्ट कीजिए। एक बार हम देख लेंगे कि आपकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। अगर 50, 60, 100 स्टूडेंट्स आपके सारे उर्दू स्कूल के देना चाहते हैं तो नहीं कंडक्ट कर लेंगे किसी सब्जेक्ट एग्जाम में। ठीक है, अच्छा एग्जाम देने की कोई फीस नहीं, एग्जाम पेपर 0 फीस में आप दे सकते हैं। स्कॉलरशिप का पेपर आपको बस नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपना, तो आपका पेपर हम कंडक्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ अगर आप लोग प्रोजेक्टर बनाना चाहते हैं
अभी जैसा कि सर ने बताया कि नीट और JEE में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये 11 से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं होता है कि 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम है वो हम कहाँ देंगे, किस तरह से देंगे, कैसे देंगे? जैसे कि आपने भी 10वीं के बोर्ड एग्जाम दिया, तो वो सभी चीजें जो आपके मन में सवाल है वो सवाल अगर आप उससे पूछोगे तो उसका क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखेंगे। जनरली जो ये किसी जूनियर कॉलेज से इनका अटैचमेंट होता है, वहाँ से बोर्ड के एग्जाम देते हैं और बोर्ड का एग्जाम देने के फौरन बाद उसी ईयर में आपको नीट की भी तैयारी करनी रहती है और नीट का भी एग्जाम देना। ये उनके सिर्फ क्लासेस के प्रोसेस बताए, उनके क्लासेस की जो फीस की जो डिटेल है वो बताए, और उस क्लासेस में अगर आप से ज्वाइन होते हो तो उस क्लासेस में आप क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, उसमें फैसिलिटीज क्या देंगे, वो तमाम चीज़ें हैं। अगर फिर भी उसके अलावा आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि अगर यहाँ के तलबा की तादाद ज़्यादा होती है तो जो प्री टेस्ट एग्जाम की बात करें वो प्री टेस्ट एग्जाम नहीं रखा जाएगा, और अगर तादाद ज़्यादा नहीं होती है तो आपको इनके सेंटर पर जा करके रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहीं पर आपको एडमिशन और प्री टेस्ट देना। ये जो कॉन्टैक्ट दिया गया है इसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट पर भी आप पर्सनली जो है जानकारी ले सकते हैं अपने पेरेंट्स के जरिए, और उसकी मुकम्मल मालूमात देने पर आप अपना डिसीजन डिसाइड कर सकते हैं। हेलो, अच्छा सर ने अभी एक बात बोली, बोलते सर आपने एक बात नहीं बताई, तो बोलते एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में थे ना, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो हमारे घर का ना एक टाइम टेबल सेट था, मतलब 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है। सर को पूछ लो, मैं आज भी 4 बजे उठता हूँ। मतलब 2 बजे अगर आप स्कूल से आ गए, 2:30 बजे तक आपने खाना खाना है। मतलब मेरे फादर ने ऐसा हमारा टाइम टेबल बनाया हुआ, 2:30 बजे तक खाना खाना है, फिर आपको 1 घंटा रेस्ट करनी है, फिर उसके बाद आपको 1 घंटा खेलना है। सर ने बोला कि ये आपने बातें बताई। तो पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब तक आपको कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट हो रहे हैं तो एक आपको बहुत छोटी सी बात और करता है। अच्छा, परेशान तो नहीं हो गए? थक तो नहीं गए? ठीक है, जिंदगी में कभी थकना नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो छोटी सी बात एक आपके साथ और शेयर करता हूँ। तो जैसे अभी आप लोग आए हो ना एक फंक्शन देखने के लिए, तो मेरी मम्मी भी हमारे स्कूल में फंक्शन देखने जाया करती थी। तो वो जब आप स्कूल में आपके एनुअल फंक्शन होता होगा तो जो स्टेज पर बैठे रहते हैं ना सोफा लगा करके, जैसे आज हम लोग बैठे हुए आपके सामने, तो मेरी मम्मी मेरे से हमेशा पूछा करती थी कि ये जो सोफे पर लोग बैठे रहते हैं ये कौन होते हैं? तो मैं उनको हर बार बोलता था कि कोई बात नहीं, एक दिन बताऊंगा। तो बड़े बड़े फंक्शन हुआ करते थे, मेरी मम्मी जाया करती थी और मेरे से हर बार पूछती थी कि ये जो सोफे पे लोग बैठते हैं ये कौन होते हैं? तो मैं उनको हर बार बोलता था कि मम्मी मैं एक दिन बताऊंगा। तो मेरे को ये मौका मिला मेरी मदर को बताने का, जब 2019 में मुझे एक अवार्ड मिला प्राइम मिनिस्टर से, तो एक बहुत बड़ा स्कूल था, तो वो बोलते कि सर आप हमारे स्पीच देने आना बच्चों को, आप बताना कि हमारे बच्चों को मोटिवेट करना कि कैसे प्राइम मिनिस्टर तक अवार्ड लिया जाता है। तो उन्हीं दौरान मुझे दुबई में बुला लिया पढ़ाने के लिए। तो मैं जा नहीं पाया उस फंक्शन पे। तो प्रिंसिपल मैम ने बोला कि सर आपने वादा किया था कि आप आओगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं उसको भेज दूँ जिसने इस चीज़ को पैदा किया। तो वो बोलते कि सर बहुत अच्छा, भेज दीजिए। मैंने बोला कि मैडम मैं अपनी मम्मी को भेज दूँ। वो बोलते ठीक है भेज दीजिए। तो मैंने घर पे कॉल किया दुबई से अपने छोटे भाई को कि मम्मी को एक फंक्शन में ले जाए। अब जानी मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं है, तो उसने झट से फोन पकड़ा और बोला बेटे उनको बोल देना मेरे से कुछ पूछे ना, क्योंकि बेचारी कम पढ़ी लिखी है, तो ना ही उसने लोगों के सामने कभी बोला। तो मैंने प्रिंसिपल को बोला कि मैम मेरे मदर थोड़े से शाही हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं, तो उनकी डिग्निटी का ध्यान रखिएगा। तो वो बोलती कि सर आप बेफिक्र रहें, आपकी मदर को हम लोग फैमिली वाला माहौल देंगे। तो इतने में मैं बिजी हो गया उधर। तो जब मैंने शाम को अपनी मम्मी को कॉल किया कि पूछते हैं कि फंक्शन कैसा रहा, तो मेरी मम्मी लिटरली जोर जोर से रोने लगी। मैंने बोला क्या हुआ, फंक्शन अच्छा नहीं था? तो वो बोलती है
कि मैंने 10 साल तेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि जो सोफे पर लोग बैठते हैं वो कौन होते हैं, तो आज तूने बोल के नहीं बताया, तूने करके दिखाया है कि जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी तो जो टीचर थे वो मेरे ऊपर फूल फेंक रहे थे, प्रिंसिपल मेरे को स्टेज तक लेकर के गई, मेरे हाथों से बच्चों को जो टॉपर बच्चे थे उनसे मेडल डलवाया, और प्रिंसिपल टीचर सभी लोग मेरे ऐसे घूम रहे थे जैसे कि मैं प्राइम मिनिस्टर होती। तो मेरी मम्मी बोलते कि बेटे आज मैं तेरी वजह से उस सोफे पर बैठी थी जिस सोफे को मैं हमेशा देखा करती थी। तो मेरा जवाब ये था कि नहीं मम्मी, तू मेरी वजह से नहीं, मैं तेरी वजह से आज दुनिया के सबसे महंगे होटल के बेड पे बैठा। तो जोरदार क्लैपिंग। तो इफ यू लव योर मदर, अगर आप अपनी मदर को सच में प्यार करते हैं तो आज इसी वक्त वादा करके जाइए कि जिंदगी में जो चैलेंज मर्जी आ जाए आप कामयाब जरूर हो। वादा करते हैं, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर सिंह, अब्दुल हकीम सर और आए हुए तमाम तलबा तालिबात वालिदैन सरपरस्त हज़रात का। इसी बात के साथ आज की इस तकलीफ से इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया।